हेलो एवरीवन, वेलकम टू बी टेक्निक इलेक्ट्रिकल। तो आज के सेशन में मैं आपके लिए जो मैंने सीरीज स्टार्ट की थी सिलेक्शन सीरीज फॉर द महा ट्रांसको, तो उसी का पार्ट नंबर 53 लेके आया हूँ। तो उम्मीद करता हूँ इससे पहले जितने भी मैंने सेशन आपको दिए हैं वो सभी आपने देख लिए होंगे। और जिन्होंने प्रीवियस सेशन नहीं देखे रहेंगे तो काइंडली आप हमारे यूट्यूब चैनल पर जाइएगा जहाँ पर आप ये वीडियो देख रहे होंगे। यहाँ पर आपको पूरे के पूरे प्रीवियसली वीडियोस मिल जाएंगे। साथ ही साथ अगर आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेते हो तो आपको पीडीएफ भी मिल जाएंगे पूरे सेशन के। राइट, ओके। तो बहुत सारे एस्पिरेंट टेलीग्राम चैनल से ज्वाइंट है, तो आप भी उनमें से एक हो सकते हो। तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन साथ ही साथ मैं कमेंट सेक्शन में आपको अटैच करा दूंगा, सो दैट आप इजीली हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी ज्वाइन हो सकते हो। एंड अगेन मैं बता दूं, तो अभी तक जिन्होंने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर दो, सो दैट आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक बना रहे हैं और आप कोई भी सेशन मिस ना करो। ओके, जैसे कि मैंने बोला ये हमारा डे नंबर 53 है। तो इससे पहले तो मैंने ऑलरेडी सेशन दिए हुए हैं, तो डे नंबर 53 को स्टार्ट करने से पहले मैं अपने बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ, सो दैट आपको पता रहे कि भाई पढ़ा कौन रहा है। राइट ना? सो दिस इज माय नेम, माई सेल्फ बाबूराव गावंडे, एंड आई एम इंजीनियर, टीचर, एजुकेटर एंड मेंटर। साथ ही साथ मैंने गेट प्राइस क्रैक की हुई है इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग फील्ड 18, 99, 20। और मेरा सिलेक्शन हुआ है असिस्टेंट इंजीनियर इन महाट्रांसको, असिस्टेंट इंजीनियर इन महाजनको, जूनियर इंजीनियर इन महाजनको एंड जूनियर इंजीनियर इन महाडिस्कॉम। बट उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, मुझे लगभग 4.5 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस है इन बोथ ऑफलाइन एज वेल एज ऑनलाइन फील्ड। एंड आई एम अ गोल्ड एज वेल एज सिल्वर एजुकेटर इन वन ऑफ द ईटेक कंपनी ऑफ द बैंगलोर। ओके, यस। एंड अगर मैं मेरे एजुकेशन के बारे में बता दूं तो मेरा डिप्लोमा एंड बीटेक हुआ है वालचंद कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग सांगली से। एंड करंटली आई एम वर्किंग एज एन असिस्टेंट इंजीनियर इन महाट्रांसको इन एचवीडीसी सेक्शन। तो ये तो रहा मेरा एकदम शॉर्ट इंट्रोडक्शन। तो ओके, तो आज के सेशन में बेटा हम देखेंगे पावर सिस्टम का एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक, और मैं बेसिकल टॉपिक नहीं बोलूँगा इसको, तो ये है फॉल्ट एनालिसिस के एमसीक्यूज। तो प्रीवियस 3 सेशन में, शायद से मैंने पूरे 3 सेशन में मैंने आपको फॉल्ट एनालिसिस कवर अप किया हुआ है। तो जिन्होंने प्रीवियस सेशन नहीं देखे रहेंगे फॉल्ट एनालिसिस के थेरी सेशन, तो काइंडली आप उन सभी सेशन को एक बार देख लीजिएगा बेटा, सो दैट आज का सेशन आपको समझ में आ जाएगा। तो दिस इज माई रिक्वेस्ट बेसिकली फॉर ऑल ऑफ यू जिन्होंने प्रीवियस सेशन नहीं देखे हैं, मतलब थेरी सेशन ऑफ द फॉल्ट एनालिसिस, काइंडली बेटा आप ना वो सेशन देख लेना, तभी जाकर आप इस सेशन को समझ सकते हो। ओके, अदरवाइज आपको हो सकता है डिफिकल्टीज आ जाए आज के सेशन में। ओके, तो उम्मीद करता हूँ सभी ने तो देख ही लिए होंगे, मतलब प्रीवियस सभी सेशन। तो ज़्यादा आप समय बर्बाद ना करते हुए हम देखेंगे कि फर्स्ट एमसीक्यूज मैंने रखा क्या है। राइट ना? यस। तो ये उनके लिए बहुत आसान हो जाएगा जिन्होंने जो प्रीवियस सेशन देखकर आ चुके हैं। यस। तो देखो क्या बोला है, अ थ्री फेज, सबसे पहले बोलना बच्चा कि थ्री फेज 100 MVA 11 kV जनरेटर हैज द सब ट्रांजिएंट रिएक्टेंस 10% सब ट्रांजिएंट रिएक्टेंस है उसके पास। एंड उन्होंने बोला है अ थ्री फेज शॉर्ट सर्किट ऑकर इन अ टर्मिनल द फॉल्ट करंट विल बी। मतलब उन्होंने ये बोला बेटा कि एक थ्री फेज अल्टरनेटर है जहां पर थ्री फेज फॉल्ट हुआ है बेसिकली। तो बताओ भाई फॉल्ट करंट क्या रहेगा। अब जब ये ऐसा पूछेगा ना कि फॉल्ट करंट क्या रहेगा, तो एक बार ऑप्शन के ऊपर ध्यान देना कि ऑप्शन में फॉल्ट करंट आपको पर यूनिट में दिया है कि एक्चुअल मतलब एम्पियर में दिया है। तो यहाँ पर आप यूनिट देख सकते हो कि एम्पियर एम्पियर है। इसका मतलब इस क्वेश्चन में उन्होंने क्या पूछा है बच्चा, इस क्वेश्चन में उन्होंने जो फॉल्ट करंट है वो एक्चुअल वाला फॉल्ट करंट पूछा है, जो मैंने आपको बोला था एक्चुअल फॉल्ट करंट उन्होंने पूछा है। तो इसके लिए क्या फॉर्मूला था बच्चा? यस, कोई बता सकता है कि इसके लिए हमारे पास क्या फॉर्मूला था? तो मैंने आपको बोला था ना कि अगर आप एक्चुअल फॉल्ट करंट निकालना चाहते हो, राइट, तो आप कैसे निकाल सकते हो? तो आप बोलोगे सर जो भी फॉल्ट करंट आपको पीयू में मिलेगा उसको सर अगर हम बेस करंट से मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो हमारे लिए क्या मिल जाएगा सर? एक्चुअल फॉल्ट करंट मिल जाएगा। तो यही बात है, बहुत ही प्यार से नज़ाकत से समझेंगे। तो हम क्या करेंगे, तो देखो, तो बेटा इसमें मैं सबसे पहले आपको क्या अभी बता रहा हूँ कि मैं आई बेस पर यूनिट कैसे निकाल सकता हूँ, सॉरी पर यूनिट नहीं, आई बेस कैसे निकाल सकता हूँ। तो हाउ आई कैन कैलकुलेट द आई बेस? तो बेस करंट क्या होता है? तो आप बोलोगे सर एम वी ए बेस, या फिर आप इसी को एस बेस भी बोलते हो ना, एम वी ए बेस डिवाइडेड बाय, अब ये थ्री फेज है तो इसीलिए यहाँ पर आ जाएगा √3 × V बेस। करेक्ट, √3 × V बेस। या फिर इसी को हम ऐसा भी लिखा था मैंने शायद से, यस बेस अपॉन √3 × VL। अब ये ऐसा क्यों, ध्यान से देखना, क्योंकि ये बेस वोल्टेज है बेटा आपके लिए लाइन वोल्टेज है। यस। एंड जो एम वी ए मतलब अपेरेंट पावर ना, तो उससे हम एस से दिखा सकते हैं। तो एस बेस हम ऐसे भी लिख सकते हैं, तो इसमें कोई भी परेशानी नहीं है। एम वी ए बोलो या फिर एस बेस बोलो, तो बात तो एक ही है। अब इसकी वैल्यू हम पुट कर लेते, तो बताओ एम वी ए बेस की वैल्यू कितनी? तो आप बोलोगे सर 10 MVA, तो 10 रेज टू एम है ना, तो 10 रेज टू कितना हो जाएगा भाई 6 डिवाइडेड बाय √3 × VL। VL का वैल्यू देखो बेटा 11 किलो है, तो 11 मतलब 10 रेज टू 3।
अब देखना ये 10⁻³ और ये 10⁻⁶, तो 10⁻³ बचेगा, मतलब जो भी आंसर आएगा वो किलो में होगा, तो 10/√3 मल्टीप्लाई बाय 11, राइट। तो ये किलो एम्पियर में आपके पास इतना करंट रहेगा। अभी इसको फिलहाल तो क्या मतलब ये मत करना, किलो एम्पियर कैलकुलेट मत करते बैठना, क्योंकि आई बेस है। अब आपके पास क्या देखो, बेस करंट मिल चुका है, तो और आपके पास मैंने बोला था कि आई पर यूनिट निकालने के लिए, आई पर यूनिट, फॉल्ट पर यूनिट निकालने के लिए क्या फॉर्मूला था रे बेटा? सर VTH अपॉन एक्स पी यू होता था, करेक्ट, एक्स पी यू। यही फॉर्मूला था थ्री फेज के लिए बेटा, यही फॉर्मूला था। अब ये सभी फॉर्मूले मैं आपको प्रूव करके दिखा चुका हूँ, तो इसमें मैं अभी यहाँ पर मैं बताऊंगा नहीं। दिस इज फॉर थ्री फेज फॉल्ट बच्चा, राइट। तो यहाँ पर VTH मतलब आप क्या लोगे? तो VTH मतलब क्या वोल्टेज लोगे? नहीं, ये तो ये पर यूनिट में होगा ना। और हम जो बेस वोल्टेज होता है बेसिकली उसको हम क्या लेते हैं? VTH को हम 1 पर यूनिट कंसिडर कर लेते हैं। और एक्स पर यूनिट कितना है? तो आप बोलोगे सर 10% है, तो 10% मतलब 0.1 आप पी यू बोल सकते हो। तो 0.1 अगर आप लोगे यहाँ पर, तो इसको हम क्या बोल सकते हैं? तो बताओ। तो 1/सपोज 10 इंटू, यहाँ पर मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, करेक्ट, ऐसे भी मैं लिख सकता हूँ। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? तो आप बोलोगे सर इसका आंसर आपके पास 10 PU हो जाएगा। तो 10 PU आपके पास आंसर देखो क्या होगा सर? फॉल्ट करंट, गेटिंग। अब ये 10 है, तो अब ये सब चीज़ यहाँ पर पुट करना, तो 10 मल्टीप्लाई बाई इसका वैल्यू 10/√3, राइट, √3, एंड यहाँ पर 11 आ जाएगा, राइट, मल्टीप्लीकेशन विथ 11। तो ये चीज़ें हो जाएंगी, और ये जो भी है तो ये आपके पास किलो एम्पियर में हो जाएगी चीज़ें। क्यों? क्योंकि किलो एम्पियर में था। बस कैलकुलेट करना, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। आप तो 10 मल्टीप्लाई बाई 10 मतलब 100 डिवाइडेड बाय 11 करूंगा मैं, डिवाइडेड बाय मैं √3 करूंगा। तो जो आंसर आएगा मेरे पास, अभी फिलहाल जो मेरे पास आंसर आ रहा है 5.2486 किलो एम्पियर, ये किलो एम्पियर में था। तो इस हिसाब से आपका आंसर कौन सा होगा? किलो मतलब ये इसको खिसका दो, तो आपका आंसर देखो ऑप्शन बी हो जाएगा 5.2486 एम्पियर। तो इसके अप्रोक्सीमेटली आपका जो आंसर आ रहा है ऑप्शन बी सही आ रहा है। इसमें बताओ कि मैंने क्या ये कंसेप्ट नहीं पढ़ाई हुई? ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ मैं ये सब चीज़ें। इसलिए मैं बोलता हूँ जिसको भी प्रॉब्लम आ रहा है ना बेटा, आपके लिए थेरी सेशन है, आपको यहाँ पर रोना धोना नहीं चलेगा, क्योंकि मैं ऑलरेडी ये सब चीज़ें पढ़ा चुका हूँ। यस, क्योंकि सर समझ में नहीं आ रहा सर फिर से बता दो, यस सर हमारा कॉन्सेप्ट ही वीक है, तो उसके लिए ये रोना धोना बेटा आपका तब क्लियर होगा जब आप ये प्रीवियस वाले सभी सेशन देख लोगे। यस, यस, चलो। अब यहाँ पर भी ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, इसमें भी ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करेंगे, कि ये मैंने नोट पॉइंट ऑलरेडी आपको दिया हुआ है कि क्या बोला गया है। इन अ डेल्टा कनेक्टेड लोड, डेल्टा कनेक्टेड लोड में जीरो सीक्वेंस करंट आपके पास क्या होता है? जीरो सीक्वेंस करंट आपके पास क्या होता है बताओ? तो डेल्टा कनेक्टेड लोड में जीरो सीक्वेंस करंट आपके पास सर्कुलेट होता है, राइट। तो सर्कुलेट होगा तो लाइन में आपके पास चला जाएगा क्या? नहीं, इसका भी मैंने थ्योरी आपको पढ़ा चुका हूँ बच्चा, इसका भी मैं थ्योरी आपको पढ़ा चुका हूँ। अब इसमें कोई बताएगा नहीं मुझे कि सर हमें नहीं पता। आपको नहीं पता तो उसके लिए मैं कुछ नहीं कर सकता बच्चा। मैं कड़वा बोलता हूँ बट सच बोलता हूँ, क्योंकि ये सब चीज़ें मैं ऑलरेडी मतलब 2-2 घंटे के सेशन लेकर पढ़ा चुका हूँ। तो ये सब चीज़ें मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, तो यहाँ पर मैं कुछ नहीं कर सकता, अगर कुछ नहीं कर सकता अगर आपको कुछ नहीं पता तो। ओके, तो जिसको नहीं पता बेटा प्रीवियस सेशन देख लेना। ओके फाइन बच्चा, ओके। तो ये डेल्टा कनेक्टेड सिस्टम रहेंगी, तो आपको समझाने के लिए चलो मैं थोड़ा सा समझा ही देता हूँ यहाँ पर, मतलब समझा नहीं देता, डायग्राम निकाल देता हूँ, सो दैट आपको ये लाइफ टाइम भी समझ में आ जाएगा कि ये चीज़ें मैंने आपको पढ़ाई थी। कि डेल्टा कनेक्टेड सिस्टम मैंने आपको बोला था कि जो जीरो सीक्वेंस करंट होता है, सपोज आर फेज का जीरो सीक्वेंस करंट, आर फेज का एक ही फेज का मैं लेता हूँ, तो यहाँ पर ही सर्कुलेट होगा। तो यहाँ पर आई जीरो सीक्वेंस करंट क्या रहेगा सर? अब्सेंट रहेगा। गेटिंग माई पॉइंट? यस, अब्सेंट रहेगा। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा डेल्टा कनेक्टेड सिस्टम के लिए, जीरो सीक्वेंस करंट अब्सेंट होता है। जीरो सीक्वेंस करंट एसोसिएटेड ग्राउंड से होता है, मैंने बोला था। यस बच्चा, डेल्टा कभी भी ग्राउंड नहीं होता है ना, तो इसीलिए डेल्टा में जीरो सीक्वेंस कंपोनेंट नहीं होता। यस, चलो आगे आगे देखेंगे सभी चीजें। अब ये क्वेश्चन देख लेते हैं कि इस क्वेश्चन में उन्होंने क्या बोला है। जनरेटर कनेक्ट टू एन इनफाइनाइट बस बार। जनरेटर किसको कनेक्टेड है भाई? इनफाइनाइट बस बार को है, मतलब ये हमारे जनरेटर भाई साहब है। यहाँ पर कुछ रिएक्टेंस रहा होगा, एंड डेफिनेटली ये किससे कनेक्टेड भैया? हमारी इनफाइनाइट बस बार से कनेक्टेड। यहाँ तक किसी को कोई समस्या कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए कि जनरेटर वाले भाई साहब कहाँ पर कनेक्टेड है? हमारे इनफाइनाइट बस बार के लिए कनेक्टेड है, ठीक है, इस तरीके से कनेक्टेड है। अब उसके बारे में हम बोल लेते हैं
कि इनकी जो इलेक्ट्रिकल पावर है वो है 2 इंटू साइन ऑफ डेल्टा, 2.0 मतलब 2 इंटू साइन ऑफ डेल्टा ही। तो ये अगर मैं ये हमारे स्टैंडर्ड इक्वेशन से मैच करूँ तो क्या ना सर, दिस इज पी मैक्स इंटू साइन ऑफ डेल्टा। तो आप बोलोगे सर बिल्कुल सही, इसका मतलब सर यहाँ से मेरे पास पी मैक्स की वैल्यू 2 PU बन जाएगी। तो आप बोलोगे सर बिल्कुल, इसमें तो कोई परेशानी नहीं सर, ये तो हम बोल ही सकते हैं कि मैक्स हमारे पास कौन सा मैक्स, पी मैक्स हमारे पास कितना बच्चा। अरे भाई साहब, इतना क्यों परेशान कर रहे हो हमें, राइट ना। यस, वैसे टाइम बहुत जाने वाला है तो क्यों परेशान कर रहे हो, बच्चे भी परेशान है, हम भी परेशान है, ये भी परेशान है, सब परेशान है, राइट। यस, तो देखो ये 2 पर यूनिट मिला। अब वो बोल रहा है कि विथ 1 पर यूनिट इलेक्ट्रिकल पावर। अब ध्यान से देखना, अब आपके पास कुछ तो सीन हुआ है और वो बोल रहा है कि 1 पर यूनिट इलेक्ट्रिकल पावर होनी चाहिए, ठीक है। इफ द फॉल्ट इक्वेशन इज चेंजेस, अब फॉल्ट इक्वेशन आपके पास चेंज हो रहा है, ध्यान से सुनना। फॉल्ट इक्वेशन बेटा आपके पास चेंज हो रहा है, और आपके पास फॉल्ट इक्वेशन चेंज होने पर मतलब फॉल्ट होने के बाद जो पावर एंगल इक्वेशन आपके पास चेंज हो रहा है, फॉल्ट इक्वेशन नहीं, वो चेंज हो रहा है ड्यूरिंग द फॉल्ट। मतलब सपोज ये फॉल्ट के समय मैंने पीई डैश बोला, वो हो रहा है आपके पास 0.5 इंटू साइन ऑफ डेल्टा। तो वो बोल रहा है कि देन द वैल्यू ऑफ डेल्टा एट द इंस्टेंट ऑफ फॉल्ट विल बी, फॉल्ट होते वक्त आपके पास क्या, आपके पास डेल्टा की वैल्यू रहेगी। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब आपको बेसिकली डेल्टा पूछा है, बट ये इंपॉर्टेंट है कि कब पूछा है। तो बेटा ये आपको ड्यूरिंग द फॉल्ट पूछा है, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, ड्यूरिंग फॉल्ट पूछा है। अब ड्यूरिंग फॉल्ट का मतलब जैसे ही फॉल्ट हुआ उसी समय पर, एट द इंस्टेंट ऑफ फॉल्ट ऑकर्स, एट द इंस्टेंट ऑफ फॉल्ट ऑकर्स। मुझे बताना कि फॉल्ट जब ऑकर होगा तो आपके पास जो इलेक्ट्रिकल पावर थी वही रहेगी कि नहीं रहेगी, या फिर सडनली चेंज हो जाएगी, नहीं। सिस्टम में जनरेटर में बेटा इलेक्ट्रिकल पावर फाइनल वैल्यू तक पहुंचने के लिए, मतलब इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल पावर में आपके पास एक स्विंग इक्वेशन होता है, आपको पता होगा। स्विंग इक्वेशन का एक कंसेप्ट होता है जो कि आपने पढ़ा होगा, डी डेल्टा अपॉन डी टी का स्क्वायर, वो होता है हमारे पास, क्या होता है बेटा कि पी एम माइनस पी यू होता है, करेक्ट ना। पी एम माइनस पी यू होता है। तो पी एम एंड पी यू सडनली एक दूसरे को कैचअप नहीं कर लेते, तो भले ही फॉल्ट हो जाए, भले ही फॉल्ट हो जाए तो कुछ समय के लिए ये इतना ही इलेक्ट्रिकल पावर रहेगा, क्योंकि वो मैकेनिकल पावर को कैच नहीं कर सकता। गेटिंग माई पॉइंट, यस। तो इस हिसाब से मैं क्या बोल सकता हूँ बच्चा, कि उन्होंने ये बोला है कि जब फॉल्ट होगा तब आपके पास इलेक्ट्रिकल पावर कितनी रहेगी, इतनी रहेंगी, बट उसके बाद इतनी हो जाएगी, बट एट द इंस्टेंट इलेक्ट्रिकल पावर उतनी रहेंगी जितना आपके पास प्रीवियसली थी। तो ये आपके पास बोल सकते हो ड्यूरिंग फॉल्ट आप ये वाला वोल्टेज ले सकते हो, और ये आपके पास फॉल्ट होने के बाद में आपके पास ये इक्वेशन चेंज हो रहा है। बट उस जिस इंस्टेंट पर, ध्यान से सुनना बच्चा, जिस इंस्टेंट पर फॉल्ट हुआ है उस समय आपके पास इलेक्ट्रिकल पावर 1 पर यूनिट ही रहेंगे, क्योंकि वो सडनली चेंज नहीं हो सकती। तो उस हिसाब से मैं क्या बोलूँगा, तो इस इक्वेशन में अगर पुट करूँ, या फिर चलो इस इक्वेशन में नहीं, इस इक्वेशन में अगर सपोज मैं पुट करता हूँ, इक्वेशन नंबर सपोज ये है हमारा बहुत ही प्यारा सा, यस। तो इस इक्वेशन में अगर मैं पुट करूँ तो 1 = 2 इंटू साइन ऑफ डेल्टा हो जाएगा। तो अगर मैं बोलूँ तो साइन ऑफ डेल्टा = 1/2। तो साइन के कौन सा एंगल की वैल्यू 1/2 होती है, कोई बता सकता है। अरे बताओ, साइन के कौन सा एंगल की वैल्यू 1/2 होती है। तो यहाँ पर आपको पता ही होना चाहिए कि सर डेल्टा = 30 पर इसकी वैल्यू 1/2 होती है। तो ये बहुत ही प्यारा सा नन्हा सा क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी इज अ करेक्ट। कुछ भी नहीं था इस क्वेश्चन में। अब बहुत सारे लोग ना बेटा, ये इलेक्ट्रिकल पावर चेंज हो जाएगी तो कुछ अलग ही लेने लगते हैं, या फिर ये वाली इलेक्ट्रिकल पावर लेने लगते हैं, क्योंकि ये फॉल्ट होने के बाद है। बट प्रीवियसली जब फॉल्ट हुआ था तो ये वाली मैक्सिमम पावर यूज की गई थी ना, तो इसीलिए मैंने ये वाली चीज यहाँ पर यूज की गई, ना कि हमारे पास 1.2 इंटू वन, सॉरी 1 = 1.5, ऐसा नहीं होता। यस, क्यों, क्योंकि जब फॉल्ट होगा तो उसी इंस्टेंट पर क्या ये मैक्सिमम पावर सडनली कम हो जाएगी, नहीं, थोड़ा समय ले जाएंगे, उसके बाद कम हो जाती। तो इसका आंसर तो अभी फिलहाल तो बी है, ज़्यादा डिस्कशन करूंगा तो आप ही मतलब परेशान होने लगोगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेसिकली फॉल्ट एनालिसिस से नहीं, ये रिले से क्वेश्चन है, बट ठीक है अभी आया है तो हम देख ही लेते हैं क्या बोला गया है। द प्लग सेटिंग, चलो प्लग सेटिंग कितना है बच्चा, लेट मी यूज अ डिफरेंट कलर, ओके, सो दैट ये ब्लैक ब्लैक में होता क्या है कि बहुत ही प्यारा सा है ब्लैक कलर, बट इसमें ये थोड़ा अच्छा नहीं दिखता। तो बताओ कि प्लग सेटिंग कितना है, राइट बेटा, प्लग सेटिंग कितना है, तो 1.5 एम्पियर, राइट। और अगर मैं आपसे बोलूँ कि बताओ भाई रिले का करंट कितना है, आई रिले का मतलब, तो 9 एम्पियर है, राइट।
एंड फॉर एन ओवर करंट रिले द पीएम यस पीएसएम होना चाहिए, यस पीएम क्या मैं बोला, पीएससीएम आपको पूछा है, बताओ क्या रहेगा। तो अगर आपने मेरे प्रीवियस सेशन किए रहेंगे कभी भी, मतलब किए रहेंगे, तो आपको ये पीएसएम का मैंने फॉर्मूला बोला था कि व्हाट इज द फॉर्मूला पीएसएम बच्चा। तो ये होता है सर फॉल्ट करंट इन रिले कॉइल, रिले कॉइल डिवाइडेड बाय क्या होता था बेटा, पिकअप करंट, राइट ना, पिकअप करंट होता था। गेटिंग माय पॉइंट बेटा, यस। और ये पिकअप करंट को ही हम क्या लिख सकते हैं, मतलब सपोज ऐसा लिखो, इसको मैं ऐसे लिखता, चलो एक सेकेंड, इसको मैं ऐसा भी लिख सकता था, बट फिलहाल तो इससे आंसर आ ही जाएगा। बट इसका दूसरे तरीके से कैसे लिख सकते हैं हम ऐसा लिख सकते हैं, फॉल्ट करंट इन रिले कॉइल डिवाइडेड बाय, हम क्या कर सकते हैं, तो यहाँ पर पिकअप करंट को ही हम ऐसा लिखते हैं ना, यस। क्या लिख सकते हैं बताओ, करंट सेटिंग इनटू, क्या लिखते हैं, करंट सेटिंग में डबल टी है ना, करंट सेटिंग इनटू सीटी सेकेंडरी करंट, ये सब चीजें होती थी। बट मुझे एक चीज बताना, क्या यहाँ पर सीटी के बारे में कहीं पर बात की गई है, क्या यहाँ पर मतलब ऐसा फॉल्ट करंट की बात की गई है, क्या आपके पास करंट सेटिंग के बारे में बात की गई, नहीं। तो यहाँ पर सीधा सीधा प्लग सेटिंग ही मतलब बेसिकली प्लग सेटिंग का करंट ही मतलब रिले का करंट होता है, पिकअप करंट, रिले का पिकअप करंट सेट करना होता है। और अब ध्यान से देखना, फॉल्ट करंट इन रिले कॉइल, मतलब जो रिले में जाने वाला करंट है, तो और रिले में जाने वाला करंट तो उन्होंने दिया है, मतलब ये फॉल्ट करंट इन रिले कॉइल हमारे पास 9 एम्पियर है। लिसन केयरफुली, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 9 हो जाएगा। अब पिकअप करंट मतलब देखो यहाँ पर सिटी सेकेंडरी कुछ भी नहीं, तो ये जो प्लग सेटिंग होता है ना, वही पिकअप करंट हो जाता है, तो 1.5 आ जाएगा, राइट। अब इसको हम बिना कैलसी के कैसे सॉल्व करें सर, यहाँ पर भी परेशानी बच्चों की। अरे बेटा ये देखो, 9/1.5, अब 1.5 मतलब ये 3 का आधा होगा कि नहीं होगा बताओ। अब 3 का आधा मतलब 3/2, और ये 9 मल्टीप्लाई बाई 2 डिवाइड बाई 3 कर सकते हैं, तो ये 18 हो जाएगा, और 18/3 मतलब ये कितनी बार काटेगा बताओ। तो आप 6 टाइम बोल सकते हो, तो इसमें क्या ही है, क्या ही आप कैल्सी मतलब यूज कर लोगे बताओ, क्या ही आप कैल्सी यूज कर लोगे बताओ, अरे बोलो भाई। तो ये दिमाग आपका भी यूज होना चाहिए ना, क्यों, क्योंकि सर आप इंजीनियर हो बेटा, इंजीनियर है, तो ये एक समय पर आपको ये भी आना चाहिए कि हम नंबर के साथ भी कैसे खेल सकते हैं। तो इसका जो सही आंसर है वो है भाई आपके पास ऑप्शन नंबर डी। चलो, अब ये भी शायद से क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग फॉल्ट हैज द निगेटिव जीरो सीक्वेंस करंट आर इक्वल टू जीरो, क्या बोला है, विच ऑफ द फॉलोइंग फॉल्ट द निगेटिव एंड जीरो सीक्वेंस करंट आर इक्वल टू जीरो, ऐसा कौन सा फॉल्ट है जिसमें नेगेटिव एंड जीरो सीक्वेंस कंपोनेंट नहीं होता, तो वो हमारे पास सिमेट्रिकल फॉल्ट। लिसन केयरफुली बेटा, सिमेट्रिकल फॉल्ट ऐसा फॉल्ट है जहां पर ओनली पॉजिटिव सीक्वेंस कंपोनेंट होते हैं, या फिर मैं बोलूंगा पॉजिटिव, लिखना है यहाँ पर ओनली पॉजिटिव सीक्वेंस करंट होता है, सीक्वेंस करंट रहेगा। अब करंट रहेगा तो भाई वोल्टेज भी रहेगा, तो यहाँ पर एक दो चीजें हैं याद रखना, यहाँ पर नेगेटिव सीक्वेंस कंपोनेंट जीरो होते हैं, एंड इवन दोज आपके पास जीरो सीक्वेंस कंपोनेंट भी आपके पास जीरो होते हैं, जीरो सीक्वेंस कंपोनेंट तो जीरो ही है, राइट ना, जीरो सीक्वेंस कंपोनेंट जीरो ही है। गेटिंग माय पॉइंट बेटा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा, अभी ये सब चीजें मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, कोई बोले सर कैसे बोल दिया सर, आंसर देख के बोले, अरे बेटा आंसर कहाँ से देखूंगा मैं, यस बेटा इसका आंसर मैं आपको ऑलरेडी प्रूव करके दे चुका हूँ कि इन केस ऑफ द सिमेट्रिकल फॉल्ट दैट मींस द थ्री फेज फॉल्ट ओनली पॉजिटिव सीक्वेंस का नेटवर्क होता था। किसी को पता रहेगा तो वो बोल सकता है हाँ सर, अगर पॉजिटिव सीक्वेंस नेटवर्क ही होता था तो उसमें पॉजिटिव सीक्वेंस करंट ही जाएगा ना, यस। ये हम देख चुके हैं ना बेटा, यस, कि ये चीज़ मैं आपको पढ़ा चुका हूँ कल के सेशन में, अगर होगा कोई कल के सेशन में अगर किया होगा तो आपको ये चीज़ पता रहेगी, राइट बेटा, यस, ये चीज़ मैं आपको पढ़ा चुका हूँ कल। अरे हाँ ना बोलो भाई। तो यहाँ पर VR1 होता था, इससे पॉजिटिव सीक्वेंस करंट ही जा रहा था, और ये आपके पॉजिटिव सीक्वेंस रिएक्टेंस, और यहाँ पर VG बोल दो या तो VTH बोल दो, तो इस तरीके से हम इसको शॉर्ट करते थे, सो दैट हमें क्या मिलता था यहाँ पर आई फॉल्ट करंट इन पर यूनिट। तो एक ही सीक्वेंस कंपोनेंट है, और यह हमारे पास पॉजिटिव सीक्वेंस कंपोनेंट है, लेट मी यूज द कलर बेसिकली, और ये कौन सा सीक्वेंस कंपोनेंट है,
पॉजिटिव सीक्वेंस कंपोनेंट है तो पॉजिटिव सीक्वेंस कंपोनेंट रहेगा, तो इसमें निगेटिव एंड जीरो सीक्वेंस की कोई बात नहीं करेगा, तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट। अब मैं क्या ही आपको और ज़्यादा समझाते बैठो, और ये तो बच्चों वाला क्वेश्चन है। अब ये क्वेश्चन रखने का मेरा मकसद क्या था पता है? आप ये सोचने लगते हो कि सर हर बार क्वेश्चन डिफिकल्ट आता है, एई का एग्जाम है ना सर, क्वेश्चन डिफिकल्ट ही आएगा। तो ये क्वेश्चन अगर आप देखोगे ना तो ये डिप्लोमा लेवल का भी क्वेश्चन नहीं है। क्या बोला गया है? इन अ थ्री फेज ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन नियरली 85% जो फॉल्ट होता है वो कौन सा होता है, मतलब सबसे ज़्यादा फॉल्ट कौन सा होता है, तो वो होता है आपके पास सिंगल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट। ये मैंने टेबल आपको दिया था, ये टेबल मैंने आपको दिया था कि कौन से फॉल्ट की कितनी परसेंटेज जो चीज़ें होती हैं। अब वो टेबल मैं फिर से यहाँ पर नहीं लगाऊंगा, क्योंकि जिसको देखना है भाई प्रीवियस सेशन देख लो, जिसने देखा होगा उसके पास तो टेबल होगा ही होगा। यस। तो सिंगल फेज टू ग्राउंड फॉल्ट जो होता है ना, वो ज़्यादातर फ्रिक्वेंटली ऑकर होने वाला फॉल्ट है, ज़्यादातर होने वाला फॉल्ट है ट्रांसमिशन लाइन में। क्वेश्चन को हल्के में मत लेना, क्वेश्चन एई में पूछा गया है बेटा, इसीलिए ये क्वेश्चन रखा है। मुझे यहाँ पर बहुत आता है, या फिर कोई बोल से भी सकता है सिर्फ क्या ही बच्चों जैसे क्वेश्चन ले रहे हैं, राइट ना, बहुत ही आसान क्वेश्चन ले रहे हैं। तो यही में आया हुआ क्वेश्चन है, इसलिए मैं बोलता हूँ कि ऐसे क्वेश्चन को रखने का मेरा मकसद कुछ अलग था। यस बेटा, कुछ अलग था। अब हम देख लेते हैं कि जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आपके लिए है क्या। दिस क्वेश्चन इज बेसिकली अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट, और इस क्वेश्चन को मैं अभी बताता हूँ कि क्या है। क्या बोला है? The severity of the line to ground fault and a three-phase fault at the terminal of the unloaded synchronous generator is will be same। एक अनलोडेड सिंक्रोनस अल्टरनेटर है, उन्होंने ये बोला है कि इसकी जो सिवियरिटी है, अब सिवियरिटी मतलब फॉल्ट करंट का मैग्नीट्यूड, वो आपके पास सेम है सिंगल फेज टू ग्राउंड फॉल्ट के लिए भी एंड थ्री फेज टू ग्राउंड फॉल्ट के लिए भी। मतलब बेसिकली ऐसा मैं बोल सकता हूँ क्या, फॉल्ट ऑफ द सिंगल फेज करंट इज इक्वल टू फॉल्ट करंट ऑफ दी सपोज थ्री फेज। तो ये उन्होंने इस पहले सेंटेंस में बोला है, तो मैं बोलूंगा बिल्कुल बच्चा, आप जो अभी समझ रहे हो ये यही बात उन्होंने बोली है कि दोनों फॉल्ट होने पर आपके पास अल्टरनेटर पर इक्वल करंट, ऐसा उन्होंने बोला है। अब उन्होंने क्या बोला है, इफ द टर्मिनल वोल्टेज, सबसे पहले तो टर्मिनल वोल्टेज मतलब कौन रहेगा बता, तो मतलब VTH रहेगा। टर्मिनल वोल्टेज मतलब VTH। लेट मी यूज द प्रॉपर, लेट मी राइट द प्रॉपर वे। VTH की वैल्यू कितनी बेटा, तो 1 पर यूनिट है, एंड द Z1 पर यूनिट मतलब Z1 कितना है आपके पास, एक सेकेंड, हाँ, J0.1 पर यूनिट है, एंड Z2 की भी वैल्यू आपके पास उतनी दी गई है, J0.1 पर यूनिट। ध्यान से देखना, फास्ट सॉल्व करना, दिस इज नॉट माई एजेंडा, कभी भी मेरा एजेंडा नहीं होता भाई फास्ट क्वेश्चन को सॉल्व करना। एंड उन्होंने बोला है कि Z0 की वैल्यू कितनी दी गई है, तो Z0 देखो J0.05 पर यूनिट उन्होंने बोला, इतना है, ठीक है। अब उन्होंने बोला है कि देखो, अब ये कंडीशन उन्होंने लाई है, अब ये कंडीशन कैसे लाएगी, ध्यान से सुनो। अगर ये कंडीशन उन्होंने लाई है तो उसमें कुछ ना कुछ तो जुगाड़ किया ही होगा ना, तभी जाकर ये दोनों फॉल्ट करंट उन्होंने इक्वल बोले हैं। ये इस बात को तो मानना पड़ेगा, क्योंकि भाई सिंगल फेज फॉल्ट होने पर जो मैग्नीट्यूड रहेगा वो थ्री फेज फॉल्ट होने पर कैसे मैग्नीट्यूड के बराबर रहेगा। मतलब सपोज इधर 10 पर यूनिट का करंट फ्लो हो रहा है और इधर भी 10 ही पर यूनिट का करंट फ्लो होगा, तो भाई आप तो फिर बोल दोगे कि ये दोनों फॉल्ट एक ही है। बट उन्होंने ऐसा बोला है तो उसके लिए कुछ ना कुछ तो जुगाड़ किया होगा ना, वो जुगाड़ के बारे में ही शायद से उन्होंने यहाँ पर बात की आगे, उसको हम देख लेते हैं। वो बोल रहे हैं ये इतना इतना फॉर द अल्टरनेटर, देन द रिक्वायर्ड, अब ये करने के लिए रिक्वायर्ड इंडक्टिव रिएक्टेंस ऑफ द न्यूट्रल ग्राउंडिंग, न्यूट्रल ग्राउंडिंग बेसिकली की है उन्होंने। तो उस न्यूट्रल ग्राउंडिंग के बाद आपके पास ये दोनों करंट आपके पास इक्वल हो जाएंगे। मतलब अभी मैं आपको एक चीज समझा देता हूँ कि इस क्वेश्चन से भी हम एक थ्योरी को कंसेप्ट सीख सकते हैं कि अगर हम न्यूट्रल ग्राउंडिंग कर लेते हैं, अभी आपको पता होना चाहिए कि न्यूट्रल ग्राउंडिंग क्यों की जाती है। न्यूट्रल ग्राउंडिंग अगर हम करेंगे ना, तो उससे आपके पास बेसिकली जो थ्री फेज वाला फॉल्ट है ना बेटा, इसका मैग्नीट्यूड घट जाता है। अब अगर इसका मैग्नीट्यूड घट जाएगा तो ये इसके हम बराबर ला सकते हैं। अब उन्होंने यही बोला है कि अगर मैं इसका मैग्नीट्यूड घटा रहा हूँ बाई यूजिंग द जेडियन लगाकर, मतलब न्यूट्रल ग्राउंडिंग लगाकर, तो ये जेडियन कितना लगाना पड़ेगा सो दैट ये दोनों करंट आपके पास इक्वल हो जाएंगे। तो ये बेसिकली क्वेश्चन है, ये बेसिकली आपके पास क्वेश्चन है। अब मैं कुछ नहीं कर रहा, इसको मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पर मैं जेडियन भी लिख देता हूँ, न्यूट्रल ग्राउंड लगाने पर ये दोनों चीजें इक्वल की हुई। यस। अब मुझे बताना कि सबसे पहले बता बेटा कि सिंगल फेज फॉल्ट के लिए आपके पास इक्वेशन क्या था पर यूनिट के लिए, तो आप बोलोगे सर VTH डिवाइडेड बाय, हम क्या बोलते थे सर, एक्स X1
बोल सकते हैं क्योंकि पॉजिटिव सीक्वेंस कंपोनेंट होता है, या फिर मैं बोलूँगा VTH डिवाइड बाय ई डिवाइड बाय Z1 भी मैं बोल सकता हूँ। तो दिस इज माई फॉल्ट करंट, राइट ना। तो यहाँ पर सॉरी, दिस इज माई फॉल्ट करंट इन सिंगल फेज पर यूनिट में। तो VTH की वैल्यू तो 1 पर यूनिट दिए, तो 1/Z1 में लिख सकता हूँ। वैसे ही फॉल्ट करंट इन थ्री फेज आपके पास क्या होगा, तो वो आपके पास क्या होता था बेटा, 3 × VTH, ये मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, डिवाइड बाय Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 प्लस, अब यहाँ पर मैं प्लस क्यों करूँगा, क्योंकि ये दोनों करंट इक्वल उन्होंने तब किए जब उन्होंने यहाँ पर बेसिकली झेडियन लगाया, और मैंने आपको बोला है कि जब झेडियन आता है तो यहाँ पर 3 आता है, ये आपको पता होना चाहिए। अब ये कैसे आता है, क्यों आता है, यहाँ पर ना कोई मुझे पूछे, क्योंकि मैं ऑलरेडी ये सब चीज़ें थेरी सेशन में पढ़ा चुका हूँ। अब मैं कुछ नहीं करूँगा बेटा, इस इक्वेशन को मैं यहाँ पर इक्वल टू इक्वल करा दूंगा, और उससे पहले मैं VTH की वैल्यू पुट कर लेता हूँ। तो 3 मल्टीप्लाई बाय 1 तो 3 ही होगा, डिवाइड बाय Z1 प्लस Z2 प्लस Z0 प्लस 3 × ZN में रखूंगा, दोनों को इक्वल करेंगे, बात खत्म। तो 1/Z1, ध्यान से देखना, एक सेकेंड, 1/Z1 इज इक्वल टू 3/Z1 प्लस Z2 प्लस Z0 प्लस 3 × ZN है, करेक्ट। अब इसको मैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देता हूँ, तो Z1 प्लस Z2 प्लस Z0 प्लस 3 × ZN इज इक्वल टू 3 × Z1 है। अब बेसिकली आपको बेटा ये चीज़ पूछी है उन्होंने, ये चीज़ कितनी रहेंगी, यही चीज़ पूछी है, तो आपका टारगेट रहेगा कि आपको ZN निकालना है। अब ZN को कैसे निकालेंगे, तो मैं यहाँ पर क्या कर सकता हूँ बता, तो यहाँ पर तो मैं ऐसे ही कर सकता हूँ ना कि सर 3 ZN को इधर रखो, देन देखो ये 3Z1 है ना, उसमें से Z1 माइनस हो जाएगा, तो क्या ना राइट, 2Z1 माइनस Z0, सॉरी Z2 माइनस Z0 करेक्ट। अब यहाँ से अगर मैं सपोज ZN की वैल्यू पुट कर लेता हूँ, तो 2Z1 माइनस Z2 माइनस Z0 डिवाइड बाय मैं 3 कर सकता हूँ। तो ये भी एक आप रिजल्ट याद रख सकते हो फाइनली, बट मैं इस चीज़ को सजेस्ट नहीं करता कि आप सभी मतलब बहुत सारे फॉर्मूलेज याद करो, क्योंकि ये बनाने में कोई दिक्कत नहीं है बेटा, समझाने में इतना दिक्कत मतलब प्रॉब्लम लग रहा होगा आपको, बट ये कुछ भी नहीं है, बहुत आसान है, राइट। तो 2Z1 मतलब 2 मल्टीप्लाई बाय Z1 की वैल्यू कितनी बेटा, 0.5 माइनस 0.5, और Z0 की वैल्यू लिखना कितनी थी, 0.05, यस ये जे में है ना, राइट। तो जे को हटा दो 2 मिनट के लिए, चलो जे को हटा दो, तो मैं इतना ही रखता हूँ, डिवाइड बाय 3 कर लेंगे, राइट। तो 0.2, यहाँ पर 0.5 क्या लिखा मैंने, यहाँ पर 0.1 होना चाहिए ना, यस 0.2 माइनस 0.1 माइनस 0.0, यस 5, 0.05 डिवाइड बाय 3, इसको सॉल्व कर लेना बस। तो इसका जो आंसर आएगा मैं अभी आपको बता देता हूँ, बस आप सॉल्व कर लेना, 0.2 माइनस 0.1 माइनस 0.05, राइट, डिवाइड बाय अगर मैं 3 कर लेता हूँ, तो आपका जो आंसर होगा बेटा ये रहेगा 0.01666 पर यूनिट, राइट। अभी मैंने कैलसी यूज़ किए क्योंकि मुझे सेशन पे आगे लेके जाना है बेटा। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है आपके पास ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट वन। यस, पीयू में आंसर पूछा था, देखो पीयू में ही है, राइट ना। एक्चुअल में पूछते तो मैं आपको आगे बता दूंगा, बट उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन सभी को समझ में आ गया होगा। और बेटा ये इसी तरीके के क्वेश्चन गेट में आते हैं, तो इसमें आपको कुछ चीज़ें समझनी भी, और अगर आप देखोगे तो ये क्वेश्चन ए लेवल में आ सकता है, इसमें ये मत बोलना सर गेट का क्वेश्चन कैसे आएगा। अरे बेटा ये गेट का क्वेश्चन है, बट बहुत आसान है ना, बहुत आसान है ना, इसमें कुछ नहीं था, दो फॉल्ट को इक्वल कराना है, और दो फॉल्ट इक्वल तभी हो सकते हैं जब हम उसमें न्यूट्रल ग्राउंडिंग करेंगे, और ये इक्वेशन तो आनी ही चाहिए, ये इक्वेशन तो बेटा आपको याद ही होनी चाहिए। अगर जिसको नहीं याद है बेटा, तो कल के सेशन को देख लेना, बस प्रीवियस सेशन को, और क्या ही मैं बोलूँ। चलो, अब ये भी क्वेश्चन बहुत आसान है, प्यारा सा है, नन्ना सा है, और उन्होंने बोला है कि बताओ 100 kVA है एक सिस्टम, सिस्टम मतलब ट्रांसफार्मर है, सॉरी 10 kVA 200 400 200 सिंगल फेज ट्रांसफार्मर विथ इम्पीडेंस ड्रॉ द स्टेडी स्टेट शॉर्ट सर्किट करंट कितना रहेगा, स्टेडी स्टेट शॉर्ट सर्किट करंट कितना रहेगा, ये उन्होंने पूछा है। बताओ क्या इस क्वेश्चन को सॉल्व करना मतलब कोई डिफिकल्ट है कोई डिफिकल्ट, तो आई डोंट थिंक सो कि कोई डिफिकल्ट है। तो शॉर्ट सर्किट जो आप करंट बोलोगे स्टेडी स्टेट, तो वो नॉर्मली करंट रहेगा, तो आप क्या बोलोगे सर, यस नॉर्मल डिवाइड बाय सिंगल फेज है ना बेटा, तो हम वी बेस कर सकते हैं, समझ में आया, यस वी बेस
कर सकते हैं, इसमें कोई भी दिक्कत। एक सेकेंड, अच्छे से लिख लेते हैं, अच्छे से लिख लेते हैं तो हम इसको कर लेंगे बस। तो आई करंट इज इक्वल टू के वी ए डिवाइड बाय माई वोल्टेज कर सकता हूँ। बात खत्म, बात खत्म। तो कितना आएगा के वी ए देखना आपके पास 10 10 इंटू 10⁻³ और वोल्टेज देख सकते हो आप कितना है, 400 प्राइमरी साइड में, राइट ना। यस, तो आप ये देखो, ये 2 0 इसके 2 0 के साथ काट सकते हो तो यहाँ पर 10 बचेगा, राइट। तो ये 100 डिवाइड बाय 4 करोगे। कुछ गलत किया क्या मैंने? 2 0 1 0 बचेगा, 100 डिवाइड बाय 4 कुछ गलत किया क्या? 10 की भी सही तो है। 10 मल्टीप्लाई बाय, हाँ ये 3 0 डिवाइड बाय 400 कर लोगे। यस, कुछ गलत किया क्या? 100 है या 10 है? बताओ 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 बताओ, कुछ तो गड़बड़ की है क्या मैंने? ये 100 है कि 10 है? शॉर्ट सर्किट, शॉर्ट सर्किट। यस, जस्ट अ मिनट बेटा, कुछ गड़बड़ हुई क्या मेरे से? 100 है 10 है? 10 रहेगा तो 10। हाँ 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 हाँ। लेट मी क्रॉस चेक बेसिकली, ये 10 है कि 100 है। आई डोंट थिंक सो, क्योंकि मैं यहाँ पर टाइम पास नहीं करते बैठूंगा, क्योंकि बेटा ये सेशन आपको रिकॉर्डेड मिलेगा। तो मेरे हिसाब से तो इसका आंसर 25 एम्पियर होना चाहिए, राइट। जैसे मुझे यहाँ पर ऑप्शन ए दिख रहा है, ऑप्शन तो ए दिख रहा है, बट मेरे हिसाब से अगर ए दिख रहा है तो कैसे आया होगा, कैसे आया होगा, कैसे आया होगा? अरे अरे, सॉरी 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 सॉरी, यहाँ पर उन्होंने शॉर्ट सर्किट करंट पूछा है ना। यस, मतलब बेसिकली बेटा उन्होंने एक्चुअल करंट पूछा है, शॉर्ट सर्किट एक्चुअल करंट। ये तो बेस करंट हुआ, आई एम सॉरी बच्चा, ये तो बेस करंट हुआ, आई एम सॉरी लिटर, मतलब मैं कुछ गलत ही सोच रहा था। तो ये तो देखो, ये आपके पास बेस करंट मिला जो कि 25 एम्पियर का है, समझ में आया? बेस करंट 25 एम्पियर। अब आपके पास आई फॉल्ट करंट इन एक्चुअल, एक्चुअल फॉल्ट करंट क्या रहेगा? एक्चुअल फॉल्ट करंट क्या रहेगा? तो आप क्या बोलोगे? सर जो भी फॉल्ट करंट है उसका पीयू ले लो सर, पर यूनिट करंट, मल्टीप्लाई बाय सर उसको बेस करंट से मल्टीप्लाई कर दो, तो आई पर यूनिट कैसे मिलेगा? तो फॉल्ट करंट ऑफ दी पर यूनिट कैसे मिलता है? तो सर वी टी एच अपॉन एक्स मिलता है सर। यस इक्विवेलेंट, या फिर एक्स लिखूंगा, Z1 लिखूंगा, क्योंकि नॉर्मल तो एक ही है आपके पास। तो आप क्या बोलोगे? सर वीटीएच की वैल्यू तो 1 होते हैं और एक्स पर यूनिट ये पीयू में होना चाहिए, याद रखना ये पीयू में होना चाहिए, 10 मत लिखना। तो 0.1, तो 0.1 मतलब ये आपके पास 10 आ जाएगा, तो 10 पीयू में आपके पास ये बन जाएगा एक्स पर यूनिट। तो कुछ नहीं करना है, तो 10 मल्टीप्लाई बाई ये 25 कर दोगे तो यू विल गेट द आंसर इज 25, सॉरी 250 एम्पियर। तो आंसर ए इज द करेक्ट वन। आई एम सॉरी बेटा, मैंने यहाँ पर ध्यान से नहीं देखा। स्टेडी स्टेट शॉर्ट सर्किट करंट पूछा है ना, शॉर्ट सर्किट मतलब फॉल्ट करंट, तो फॉल्ट करंट एक्चुअल वाला पूछा है, तो यूनिट पर ध्यान देना। यही अगर सपोज वो बोलता है कि अगर ऑप्शन होता पर यूनिट में, तो आपका आंसर होता 25। यहाँ पर एम्पर लिखा है मैंने, यहाँ पर पी यू रहेगा, पी यू रहेगा। गेटिंग माई पॉइंट? यस, चलो। अरे नहीं बेटा, आई एम सॉरी, यहाँ पर एम्पियर ही रहेगा, क्योंकि यहाँ पर मैंने एक्चुअल करंट निकाला है ना। यहाँ पर एम्पियर, इसके लिए पीयू रहेगा, देखो मैंने लिखा भी है। चलो चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? Possible fault that may occurs on the transmission are transmission line are three phase, double line to ground fault, double line fault, line to ground fault। उन्होंने बोला था डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ सिवियरिटी, डिक्रीजिंग ऑर्डर क्या रहेगी फॉल्ट फ्रॉम द स्टेबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू। तो सबसे ज़्यादा ये भी मैंने सीक्वेंस दी गई थी बेटा। तो सबसे पहले जो सीवियर फॉल्ट होता है डबल ट्रिपल लाइन टू ग्राउंड, उसके बाद होता है डबल ट्रिपल लाइन फॉल्ट, देन डबल लाइन टू ग्राउंड, देन आपके पास डबल लाइन, देन मैंने आपको बोला था कि सिंगल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट। तो ये सीवियरिटी होती है। तो सबसे पहले टॉप पर ये, सेकंड टॉप पर ये, थर्ड टॉप पर ये, फोर्थ रैंक पर ये, एंड फिफ्थ रैंक पर ये होता था, राइट ना। ये चीज़ें मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। तो फर्स्ट टॉप पर ट्रिपल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट मतलब सिमेट्रिकल फॉल्ट फॉर दी ट्रांसमिशन लाइन, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप क्या बोलोगे? सर थ्री फेज फॉल्ट मतलब पहले 1 होना चाहिए, देन डबल लाइन, ट्रिपल लाइन नहीं है तो हम क्या बोलेंगे? 1 1 2 3 एंड 4, ये सीक्वेंस होनी चाहिए, तो जो कि आपको ए पर मिल रही है, राइट ना।
इस हिसाब से तो 1 2 3 एंड 4 तो ये सीक्वेंस होनी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर ए में मिल रहा है। तो क्वेश्चन बहुत ही प्यारा सा नन्हा सा क्वेश्चन, कल भी मैंने ये चीज़ पढ़ाई हुई थी, राइट। अब हम देख लेते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है क्या। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं क्या बोला गया है। उन्होंने ये बोला है कि इन अ पावर सिस्टम निग्लिजिबल रेजिस्टेंस द फॉल्ट करंट एट द पॉइंट इज 8 पर यूनिट। उन्होंने आर को निगलेक्ट किया सबसे पहले। तो निगलेक्ट किया मतलब ये 0 ओहम लिया है, यस। और उन्होंने बोला कि भाई फॉल्ट करंट आपके पास जो है, यस, पीयू में दिया गया है। तो आई पीयू की वैल्यू उन्होंने दी गई है भाई 8 पीयू का फॉल्ट करंट है, यस। द सीरीज रिएक्टेंस टू बी इंक्लूडेड इन अ फॉल्ट पॉइंट टू लिमिट द शॉर्ट सर्किट 5 पर यूनिट। अब ये ध्यान से सुनना, बिना सपोज सीरीज रिएक्टेंस के, ये विदाउट सीरीज रिएक्टेंस, ध्यान से सुनना, विदाउट सीरीज रिएक्टेंस के इतना करंट जा रहा है, यस। अब वो बोल रहे हैं कि मैंने सीरीज रिएक्टर लगा दिया, तो अब मैं चाहता हूँ कि मेरा जो फॉल्ट करंट हो, ध्यान से सुनना, फॉल्ट करंट डैश में बोलता हूँ, तो ये आपके पास 5 पर यूनिट पर पहुंच जाए। अब ये ऐसी ही जादू होगी क्या? नहीं। तो फॉल्ट करंट आपको कम कराने के लिए आपको एक चीज़ पता रहेगी कि वी इंसर्ट द सीरीज रिएक्टेंस। और ये चीज़ भी मैंने शायद से किसी सेशन में पढ़ाई हुई है कि शायद से फॉल्ट एनालिसिस में ही मैंने फर्स्ट टॉपिक में पढ़ाया हुआ है कि सीरीज रिएक्टर क्या होता है, किस लिए हम यूज़ कर ले। तो सीरीज रिएक्टर लगाने पर हमारा फॉल्ट करंट लिमिट होता है, या फिर हम बोलेंगे कम होता है। तो हम बोलेंगे यहाँ पर विथ सीरीज रिएक्टर है ये, विथ सीरीज रिएक्टर होता है ना, राइट। रिएक्टर बोलेंगे, रिएक्टेंस के बदले रिएक्टर बोलेंगे, रिएक्टेंस के बदले रिएक्टर बोलना सही रहेगा, क्योंकि ये टर्मिनोलॉजी ज़्यादा यूज़ की जाती है, रिएक्टर। ओके ठीक है, ये रिएक्टर आपने लगा दिया लाइक दिस। तो आपको तो पता है ना कि सर जो फॉल्ट करंट है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्स होता है। तो जितना हम सीरीज रिएक्टर बढ़ाएंगे सर, उतना फॉल्ट करंट कम होगा। तो यही चीज़ है। तो इसका मतलब सपोज मैं बात कर रहा हूँ कि फॉल्ट करंट इन पी यू, पहला वाला, यस, पहला वाला, वो सर आपके पास 8 पर यूनिट है, यस, 8 पर यूनिट है, जो कि आपको पता है। तो इस समय सपोज आपके पास जो रिएक्टेंस आएगा वो कितना आएगा, तो आप क्या बोलोगे सर, 1/x पर यूनिट आपके पास मिल जाएगा। तो इस हिसाब से मैं x पर यूनिट की वैल्यू क्या निकालूंगा, तो आप बोलोगे सर 1/8, राइट। तो 1/8 अगर लोगे, तो 1/8 अगर करोगे तो बेटा ये आपके पास मिल रहा है 0.125 आता है। अब ये रेशो भी आपको पता ही होना चाहिए कि 1/8 की वैल्यू कितनी होती है। तो इतना आपको पता चल चुका है। तो x पर यूनिट आपको पता चल चुका है कि 0.125 पर यूनिट है। कौन? x पर यूनिट। अब उन्होंने यही चीज़ बोली है कि जब हम फॉल्ट है, ये फॉल्ट करंट सेकेंड टाइम में जब हम लगा देंगे पी यू में, तब हम इस x पर यूनिट में, इस x पर यूनिट में ऐसा कितना x न्यू ऐड कर दे, सो दैट हमारे पास इस x पर यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 पर यूनिट हो जाएगी। मैं सॉरी, फॉल्ट करंट 5 पर यूनिट का हो जाएगा। तो बात इतनी सी है। तो आप क्या बोलोगे, x पर यूनिट प्लस x न्यू इज इक्वल टू, आप क्या बोलोगे सर 1/5 इज इक्वल टू 0.2 कर सकते हो। तो x न्यू, एक्स न्यू जो आप बोलोगे तो वो कितना हो जाएगा, एक्स न्यू आप क्या बोलोगे सर 0.2 माइनस एक्स पर यूनिट न्यू, मतलब 0.125 आप करोगे तो यहाँ से आपका आंसर मिल सकता है। तो 2 माइनस अगर मैं करता हूँ तो यू विल गेट, एक सेकेंड, 0.2 माइनस 0.125 करोगे तो यू विल गेट द आंसर इज 0.075, बट क्या, पी यू। गेटिंग माई पॉइंट। तो इसको, इस क्वेश्चन का जो आंसर रहेगा, कहा गया कहा गया कहा गया, ऑप्शन नंबर सी। देखो इतना प्यार से क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया है। इसमें भी कोई कैलसी वैसे तो ज़रूरत भी नहीं, सच में मैं बोल रहा हूँ। अभी मैंने आपको कम समय में सॉल्व हो इसलिए चीज़ बताई है, नहीं तो इस क्वेश्चन को भी कोई ज़रूरत नहीं थी बेटे। तो एक्स न्यू आपको इतने रिएक्टेंस का, ये रिएक्टर इतने पर यूनिट का लगाना पड़ेगा, सो दैट आप यहाँ पर उस फॉल्ट करंट को 8 पर यूनिट से डिक्रीज कर कर आप 5 पर यूनिट कर सकते हो। और ये एक्चुअल चीज़ आपको सबस्टेशन में भी करनी पड़ेगी। जब आप मतलब आप सबस्टेशन में ज्वाइन होगे तो आपको भी पता चल जाएगा कि वाई वी यूज़ द सीरीज रिएक्टर। यस, एक्चुअल में जब आप जाओगे तो किसी को सबस्टेशन मिलेगा तो उनके लिए तो ये मतलब लाइफ टाइम ये सब चीज़ें उनके लिए रहेंगी, राइट ना। यस, क्या बोला गया है, तो लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट। सबसे पहले व्हेन लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट ऑकर्स, द फॉल्ट करंट ऑफ द फॉल्टी फेज इज कितना है, 100 एम्पियर। तो उन्होंने बोला कि बताओ जीरो सीक्वेंस करंट कितना रहेगा, राइट।
फॉल्टी फेज में आपके पास फॉल्ट करंट कितना है, तो आपके पास फॉल्ट करंट कितना है, तो आप बोलोगे सर 100 एम्पियर। इसी को हम न्यूट्रल करंट भी बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते, राइट। देन उन्हें बोला कि बताओ भाई जीरो सीक्वेंस करंट कितना रहेगा। अभी एक फेज के हिसाब से मैं बोलूँ तो जीरो सीक्वेंस करंट आर नॉट है, तो यही सपोज आपको पूछा है। तो इसका मैंने एक रिलेशन आपको दिखा बोला था, मतलब प्रूव भी किया था हमने कि न्यूट्रल करंट इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ आई आर जीरो होता है। यस। अब यहाँ से अगर मैं बात करूँ तो आई आर जीरो मतलब जीरो सीक्वेंस करंट आपके पास नॉर्मली न्यूट्रल करंट, और न्यूट्रल में ही फॉल्ट करना चाहता है तो उसके डिवाइड बाय 3 हो सकता है। मतलब 100 डिवाइड बाय अगर मैं 3 कर दूँ तो मेरा आंसर कितना हो जाएगा, 33.33 एम्पियर। अरे अच्छे से लिखो क्या। यस। बहुत ही गंदे नंबर लिख रहा हूँ मैं, नंबर भी मेरे से नाराज हो जाएंगे कि क्या ही मतलब, कितना ही क्या मतलब गुस्सा है भाई कि हम इतने अच्छे से नहीं निकाल रहे हो। तो 3 बुरा मान जाएगा तो ये 333.333। आपको शायद से आप मेरे ऊपर भरोसा करो ना करो, बट बेटा ये ट्रांसको में आया हुआ क्वेश्चन है। ट्रांसको हमारे नहीं, 2017 में आया हुआ क्वेश्चन, राइट ना। ट्रांसको में आया हुआ क्वेश्चन है, हमारे महा ट्रांसको में। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बेटा। यस। चलो, अब आगे आपको ये चीज पूछी गई है कि उन्होंने बोला है कि लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट हुआ है, देन न्यूट्रल सॉलिड ग्राउंडेड है। न्यूट्रल कैसा है, सॉलिडली ग्राउंडेड। देन उन्होंने बोला कि भाई फॉल्ट करंट क्या रहेगा। तो नॉर्मली फॉल्ट करंट क्या होता है, आर सिंगल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट में, सिंगल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट में फॉल्ट करंट आपके पास 3 VTH डिवाइड बाई Z1 प्लस Z2 प्लस Z0 इंटू 3 इंटू ZN है। ये हमारे पास इक्वेशन है बेटा, तो स्टैंडर्ड इक्वेशन पता होना चाहिए। अब उन्होंने ये चीज बोली है कि यहाँ पर सॉलिडली न्यूट्रल कैसा है, सॉलिडली ग्राउंडेड, मतलब बेसिकली ये वाले भाई साहब जो हैं ये आपके पास हो जाएंगे जीरो। ये जीरो हो जाएंगे, क्यों, क्योंकि आपकी सिस्टम सॉलिडली ग्राउंडेड है। सिस्टम कैसी है, सॉलिडली ग्राउंडेड। अब अगर ये जीरो हो जाएंगे तो इक्वेशन क्या बनेगा सर, 3 VTH डिवाइडेड बाय Z1 प्लस Z2 प्लस Z0, मतलब पॉजिटिव सीक्वेंस इम्पिडेंस प्लस निगेटिव सीक्वेंस इम्पिडेंस प्लस जीरो सीक्वेंस इम्पिडेंस, ये हो जाएगा। और ऊपर 3 इंटू VTH है। तो यहाँ पर VTH नहीं बोला उन्होंने, क्या बोला, VA बोला, मतलब ए फेज के लिए उन्होंने बोला है। तो आपका जो आंसर सही रहेगा बेटा ऑप्शन नंबर डी रहेगा। गेटिंग। कुछ नहीं, VTH को ही उन्होंने क्या बोला, VEA डिवाइड बाय Z1 प्लस Z2 प्लस Z0। तो आपका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट वन। बहुत ही प्यार से नजाकत से क्वेश्चन को समझाया। इतने आसान आसान भी क्वेश्चन आपके पास आ ही जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये उन्होंने बोला कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। कौन सा स्टेटमेंट आपके पास ट्रू है, तो उन्होंने बोला है पॉजिटिव सीक्वेंस इज प्रेजेंट इन ऑल द फॉल्ट, और यही सेंटेंस ट्रू है। ये चीज याद रखना बेटा, पॉजिटिव सीक्वेंस रिएक्टेंस ये सभी सीक्वेंस नेटवर्क में प्रेजेंट होता है। अगर आपने देखे होंगे, मेरा अगर सेशन देखा होगा तो मैंने सिंगल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट के लिए ऐसी ऐसी चीजें निकाली थी, पॉजिटिव, देन यहाँ पर निगेटिव, देन यहाँ पर जीरो सीक्वेंस रिएक्टेंस, देन यहाँ पर मैंने फॉल्ट इम्पिडेंस निकाला था, राइट ना। जो चीज जो बंदा रहता होगा यहाँ पर उसको पता चल चुका होगा कि सर क्या बोल रहे हैं। तो बेटा इसमें भी आपके पास पॉजिटिव सीक्वेंस रिएक्टेंस है, राइट ना। उसके बाद मैंने सिंगल फेज मतलब डबल लाइन टू ग्राउंड के लिए बोला था, डबल लाइन के लिए भी मैंने आपको मतलब बोला था, राइट ना। तो पॉजिटिव सीक्वेंस रिएक्टेंस ऐसा कोई भी फॉल्ट नहीं है जिसमें होता मतलब होता नहीं है। तो सभी फॉल्ट में एक ही मतलब पॉजिटिव सीक्वेंस रिएक्टेंस होता है, और ये सेंटेंस बिल्कुल सही है। अब अगर मैं आपको दूसरे सेंटेंस अगर पढ़ूँ ना तो ये रॉन्ग हो जाएंगे। जैसे कि उन्होंने बोला है कि नेगेटिव सीक्वेंस इंपीडेंस इज प्रेजेंट इन ऑल टाइप ऑफ फॉल्ट, नहीं, डबल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट में नहीं होता निगेटिव सीक्वेंस इंपीडेंस। डबल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट में बेटा निगेटिव सीक्वेंस इंपेडेंस टाटा बाय बाय बोल देता है, क्योंकि यहाँ पर ग्राउंडिंग ही नहीं होती। तो निगेटिव सीक्वेंस इंपेडेंस आपका रिलेटेड किससे होता है, रिलेटेड होता है सर आपके पास ग्राउंडिंग से, ग्राउंडिंग से रिलेटेड है। और ग्राउंडिंग अगर प्रेजेंट नहीं होगी तो आपका नेगेटिव सीक्वेंस इंपेडेंस हाथ जोड़ देगा आपके सामने, क्यों, क्योंकि वो बोलेगा कि सिस्टम ग्राउंडेड ही नहीं तो मैं आऊंगा कहाँ से। यस। तो निगेटिव सीक्वेंस इंपेडेंस सभी में नहीं होता है, तो इसलिए सेकंड सेंटेंस आपके पास गलत। देन बोला है उन्होंने जीरो सीक्वेंस इज प्रेजेंट इन, सॉरी निगेटिव की मैं बात कर रहा हूँ, सॉरी आई एम सॉरी बेटा, ये सभी चीजें जो मैंने बोली वो जीरो सीक्वेंस के लिए बोली, मैंने निगेटिव बोल दिया, राइट। निगेटिव सीक्वेंस इंपेडेंस सभी में नहीं होता है। अगर सपोज आई एम सॉरी बेटा, ये जो मैंने अभी प्रीवियस में जस्ट मैंने इसे एक्सप्लेनेशन दिया ना, निगेटिव की जगह पर आप ऐसा समझ लो कि वहां पर मुझे जीरो बोलना था, जीरो सीक्वेंस, राइट ना। यस। चलो, अब यहाँ पर उन्होंने बोला कि जीरो सीक्वेंस इज प्रेजेंट इन, नहीं सॉरी, इसको मैं अभी क्लेरिफाई कर देता हूँ कि जो है ये क्यों गलत है, निगेटिव सीक्वेंस इंपेडेंस क्यों गलत है।
तो निगेटिव सीक्वेंस इम्पीडेंस प्रेजेंट इन ऑल टाइप ऑफ फॉल्ट नहीं। थ्री फेज सिस्टम में आपके पास ये वाली चीज़ नहीं होती। थ्री फेज फॉल्ट अगर सिमेट्रिकल फॉल्ट है तो वहाँ पर बस कौन सा इम्पीडेंस होता है आपके पास, पॉजिटिव ओनली, कुछ भी नहीं। तो ये सेंटेंस तो गलत हो जाएगा। उन्होंने बोला जीरो सीक्वेंस इज प्रेजेंट इन ग्राउंडेड सिस्टम, प्रेजेंट इन अनग्राउंडेड सिस्टम, तो अनग्राउंडेड में नहीं होता, तो ये प्रेजेंट नहीं, मतलब यहाँ पर अगर absent बोल देता तो हम बोल देते बिल्कुल सही था। या फिर ऐसा बोल देता प्रेजेंट इन अन निकाल कर उन बोल देता कि ग्राउंडेड सिस्टम, तो ये भी सेंटेंस सही हो जाता। बट उन्होंने बोला है कि जीरो सीक्वेंस करंट आपके पास अनग्राउंडेड सिस्टम में प्रेजेंट होता है, तो ये बिल्कुल गलत है, ये बिल्कुल गलत है। इसका मैंने एक्चुअली अभी अभी थोड़ी देर पहले एक्सप्लेनेशन दिया था। और यहाँ पर क्या बोला, जीरो सीक्वेंस इज प्रेजेंट इन ऑल टाइप ऑफ फॉल्ट, नहीं, यही मैं बोल रहा हूँ कि एल फॉल्ट में जीरो सीक्वेंस नहीं होता है। क्यों? क्योंकि वहां पर ग्राउंडिंग ही नहीं, तो ये भी आपके पास रॉन्ग है। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट वन। अभी जो मैं चीज बता रहा हूँ ना, ये सब चीज आपको समझ में आ रही होंगी। जिन्होंने सेशन किया तो वो तो चुटकियों में सॉल्व कर रहे होंगे क्वेश्चन को। और ये भी इंपॉर्टेंट है बेटा, शॉर्ट सर्किट कैपेसिटी जो होती है जिसे हम क्या बोलते हैं, एम वी ए शॉर्ट सर्किट। मैं लिखता हूँ ना ऐसा एम वी ए शॉर्ट सर्किट, तो उसको हम क्या लिखते हैं, √3 इंटू, मैंने बोला था कि फॉल्ट करंट इंटू आपके पास वी एल, या फिर मैं बोलूंगा बेस वोल्टेज। तो ये जो चीज है बेसिकली, ये जो वोल्टेज है इसको बोला जाता है इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है पोस्ट फॉल्ट, सॉरी, इसको हम क्या बोलेंगे, आई एम सॉरी, इसको ये जो आपके पास वोल्टेज है तो इसको बोला जाता है आपके पास प्री फॉल्ट वोल्टेज, यस, इसको मतलब प्री फॉल्ट वोल्टेज। और ये आपके पास प्री फॉल्ट, और आपके पास ये पोस्ट फॉल्ट, पोस्ट फॉल्ट करंट है, राइट ना, यस। तो इसका मतलब शॉर्ट सर्किट जो एमवीए है, शॉर्ट सर्किट जो आपके पास बेसिकली बेटा एमवीए वो है क्या, बताओ, कोई बोल सकता है? अरे बोलो बोलो भाई, यस, नहीं, अरे वाह, यस। तो वो होता है आपके पास प्री फॉल्ट वोल्टेज मल्टीप्लाई बाय पोस्ट फॉल्ट करंट, तो ये बिल्कुल सही है हमारा आंसर, यस। इस तरीके से हम शॉर्ट सर्किट एमवीए निकालते हैं, यस, इन केस ऑफ एनी टाइप ऑफ फॉल्ट, कोई भी फॉल्ट हो जाए। बट अगर आप हमारे पास सिमेट्रिकल फॉल्ट है तो हम एमवीए शॉर्ट सर्किट ऐसे भी निकालते, तो मैंने बोला था वो होता है हमारे पास आई फॉल्ट करंट इन पी यू इंटू हम बोलते हैं एम वी ए बेस, भी मैं बोल सकता था, राइट ना, ये चीज़ मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। और ये आई फॉल्ट करंट वन अपॉन, मतलब बेसिकली ये होता है, तो हम इसको एम वी ए बेस डिवाइड बाय एक्स पर यूनिट भी हम लिख सकते थे, क्योंकि आई फॉल्ट पर यूनिट बेसिकली वी अपॉन, या फिर मैं बोलूँगा वी टी एच अपॉन अपॉन Z1, या फिर मैं बोलूँगा एक्स पर यूनिट आप बोल सकते हो। तो इसकी ऊपर वाली की तो वैल्यू 1 हो जाती है, तो हम इसको 1 अपॉन एक्स पर यूनिट बोल सकते हैं। कुछ नहीं, ये वैल्यू मैंने पुट की थी। तो ये सब चीज़ें मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, तो इसीलिए ये सभी चीज़ें बेटा ध्यान में रखना, ओके। फॉल्ट एनालिसिस में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। और आज का सेशन थोड़ा बड़ा जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन तो देखो बहुत आसान आसान रखे, बट मैंने लगभग 40 to 45 क्वेश्चन रखे, सो दैट मैं डबल सेशन नहीं लेना चाहता था फॉल्ट एनालिसिस पर। क्या बोला है, स्टार कनेक्टेड सिस्टम विदाउट न्यूट्रल ग्राउंडिंग जीरो सीक्वेंस करंट उनमें क्या रहेंगे, तो आप बोलोगे सर उसमें जीरो सीक्वेंस करंट जीरो जीरो रहेंगे, क्योंकि मैंने बोला था कि जीरो सीक्वेंस करंट को कौन पसंद है, तो जीरो सीक्वेंस करंट को पसंद है भाई ग्राउंड। जीरो सीक्वेंस करंट इज एसोसिएटेड विद ग्राउंड, ये मैं चीजें बोल भी चुका और मैंने आपको बताई भी थी कहाँ पर, सेशन में। तो अगर सिस्टम अनग्राउंडेड है, विदाउट ग्राउंडेड, ग्राउंडिंग ही नहीं की गई, तो हम क्या बोलेंगे, स्टार कनेक्टेड सिस्टम है बेटा, ऐसी। ये चीज मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। कोई अगर ना बोले मुझे कि सर नहीं पढ़ा चुके हो, तो बेटा आइसोलेटेड ग्राउंडिंग वाली केस थी ये, ग्राउंडिंग कर ही की ही नहीं आपने, तो यहाँ पर जेडीएन की वैल्यू आपने जीरो लिया है। तो इस समय आपके पास जीरो सीक्वेंस जो करंट है, जीरो सीक्वेंस करंट वाले भाई साहब क्या हो जाएंगे, तो ये हो जाएंगे सर जीरो, यस। क्योंकि जीरो सीक्वेंस करंट को ग्राउंड पसंद है, जैसे बेबी को बेस पसंद है ना, वैसे जीरो सीक्वेंस करंट को ग्राउंड पसंद है। तो याद रखना, विदाउट न्यूट्रल ग्राउंड सिस्टम में जीरो सीक्वेंस करंट जीरो ही रहेगा, मतलब अब्सेंट रहेगा, यस। चलो, बहुत ही
प्यार से, नज़ाकत से, और ये क्वेश्चन हम देखेंगे, सॉल्व करेंगे। अब इस क्वेश्चन को मैं पूरा सॉल्व नहीं करूंगा बेटा, इसके पीछे मैं रीज़न बताता हूँ, क्योंकि इतना समय नहीं है मेरे पास। मैं जैसे आपको प्रोसीजर समझा दूंगा एंड देन आप इसका आंसर निकाल लेना। ओके, क्या बोला है? द लाइन करंट इन अ थ्री फेज सिस्टम, तो आई ए की वैल्यू दी गई, आई ए मतलब आर फेज, 4 एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री ऐसा दिया गया है। तो क्या मैं इसको आर फेज नहीं बोल सकता? थोड़ा 2 मिनट के लिए समझो, ये आर फेज है। और उन्होंने बोला है कि आर एंड वाई फेज का जो साइड से आपको करंट दिया गया है वो दिया गया है 0 है। चलो, बेस करंट आई बी करंट आपको दिया गया है 0। देन उन्होंने बोला है कि सपोज आई वाई बी, बी फेज का आपके पास जो करंट दिया गया है मतलब सी बेसिकली यूज किया है, तो 4 एट एन एंगल ऑफ 120 डिग्री, राइट। ऐसी चीजें आपको दी गई। देन उन्होंने बोला है कि बताओ भाई निगेटिव सीक्वेंस करंट क्या रहेगा। तो इसके लिए आपको क्या पता होना चाहिए कि सर पॉजिटिव सीक्वेंस, सॉरी, जीरो सीक्वेंस करंट, पॉजिटिव सीक्वेंस करंट एंड निगेटिव सीक्वेंस करंट। यस, ये आपको पता होना चाहिए कि इस तरीके से हमारे पास मैट्राइसेस थी। तो वो क्या था, मैंने बोला था ना, यहाँ पर नंबर आएंगे तो यहाँ पर 1/3 आएगा, और 1/3 आएगा तो आपके पास ये तो 1 1 1 से तो आपको फिल कर ही देना है। बट 1 3 का एंड ए स्क्वायर का झगड़ा है, मतलब यहाँ पर ए आएगा बट यहाँ पर ए स्क्वायर एंड यहाँ पर ए स्क्वायर एंड यहाँ पर ए आ जाएगा। तो इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हो। यस, तो इस हिसाब से आपको अभी क्या पूछा है, उन्होंने बोला है कि बताओ भाई निगेटिव सीक्वेंस करंट, मतलब बेसिकली आपको ये चीज़ पूछी है। तो इसके लिए आपके पास इक्वेशन क्या बनेगा, तो आई आर, ध्यान से सुनना, IR2 इज इक्वल टू, देखो ये 1/2 और मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन, और ये यहाँ पर किससे मल्टीप्लाई होगा सर, आई वाई, या फिर मैं बोलूँगा आई ए, आई बी एंड आई सी, क्योंकि आई आर, आई वाई एंड आई बी की जगह पर आई ए, आई बी, आई सी मैं लिख सकता हूँ। तो इस हिसाब से मैं इसको क्या लिख सकता था, आप बोलोगे सर ये देखो लास्ट वाला रो मल्टीप्लाई विद दिस ऑल थिंग्स, तो आप क्या बोलोगे इसको सर, आई ए, क्योंकि 1 मल्टीप्लाई बाय आई ए प्लस ए स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई आई बी प्लस आप लिख सकते हो ए इंटू आई सी, राइट ना। अब पूरी वैल्यूज आप पुट कर लेना, इसको अभी मैं सॉल्व करते नहीं बैठूंगा। तो आई ए की वैल्यू कितनी बच्चा, 4 एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री, प्लस ए स्क्वायर की वैल्यू आप क्या लिखोगे, तो सर 1 एट एन एंगल ऑफ 240, ये मैं पढ़ा चुका हूँ ए स्क्वायर को, प्लस इसको हम लिखेंगे 1, सॉरी आई बी की वैल्यू ध्यान से सुनना, आई बी की वैल्यू तो वैसे भी आपके पास 0 ही है, तो इसको अगर मैं 0 से मल्टीप्लाई करता हूँ ये 0 ही हो जाएगा। प्लस यहाँ पर मैं क्या लिख सकता हूँ, तो ये आएगा 1 एट एन एंगल ऑफ 120 इंटू आई सी की वैल्यू, देखो आई सी कितना है, 4 एट एन एंगल ऑफ 120, राइट। यस, अब ये टर्म आपके पास पूरी की पूरी हो जाएगी बेटा 0, क्योंकि 0 मल्टीप्लाई बाई समथिंग ये 0 हो जाएगा, राइट ना। यस, दिखेगा नहीं कलर बट ध्यान से देखना। तो ये 1/3, राइट। तो यहाँ पर बचेगा क्या, तो 4 एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री प्लस 1, ध्यान से सुनना, अभी दो एंगल मल्टीप्लिकेशन में, तो एंगल मल्टीप्लिकेशन में रहेंगे तो एडिशन हो जाती है, मतलब ये आपके पास सिंपली 4 ही रहेगा। यस, एट एन एंगल ऑफ 0 डिग्री, याद रखना जब 0 डिग्री होता है ना तो उसको लिखने का कोई मतलब नहीं, तो आप इस नंबर को 0 डिग्री के बजाय आप क्या लिख सकते हो पता है, इसको सीधा आप 4 भी लिख सकते हो, हमेशा एक कांस्टेंट नंबर लिख सकते हो। तो इसको मैं क्या 1/3, इसको मैं ऐसा नहीं लिख सकता, ध्यान से देखना सर, देखो यहाँ पर 4 यहाँ पर 4, तो 4/3, चलो मैं सॉल्व ही करके देता हूँ इसको, 1 एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री प्लस 1 लिख सकता हूँ ना। यस, कोई भी दिक्कत नहीं। तो ये 1/3, सॉरी 4/3 आ जाएगा। तो इसको मैं अगर एक्सपांड करूँ तो क्या मैं इसको ऐसा नहीं लिख सकता, कॉस 60 प्लस जे इंटू साइन 60, यस, पोलार को रेक्टेंगल में कन्वर्ट किया, प्लस आपके पास 1 आ जाएगा, गेटिंग पॉइंट। यस, तो आप मुझे बताओ कि यह कितना आसान है, तो कॉस 60 की वैल्यू कितनी होती है बताओ, तो कॉस 60 मतलब √3/2 प्लस जे साइन 60 कितना होता है, तो साइन, सॉरी यहाँ पर 1/2 रहेगा, आई एम सॉरी बच्चा। यस, कॉस कितना होता है, लेट मी क्रॉस चेक, मैं भी भूल चुका हूँ, कॉस 60.5, यस 1/2 होता है, तो ये 0.5 हो जाएगा, और ये आपके पास √3/2 मतलब 0.8666 प्लस 1 हो जाएगा, गेटिंग। यस, तो इस हिसाब से इसको सॉल्व कर लेना, तो ये कितना आ जाएगा, तो 4/3 इंटू 1.5 प्लस जे इंटू 0.8666, राइट। तो अब इसको सॉल्व कर लेना आप, मैं यहाँ पर ज़्यादा सॉल्व नहीं करते बैठता। यस, इसको पूरा सॉल्व कर लेना। अभी फिलहाल मैं इसका आंसर आपको लगा देता हूँ, क्योंकि मैंने इसका आंसर याद रखा था। इसका आंसर आपका आ जाएगा लगभग इतना, राइट ना। तो इसका आंसर मैंने याद करके रखा था 2.309, क्योंकि बेटा ये देखो बस कैल्सी का है आंसर बचा, बाकी सब चीज़ें मैं पढ़ा चुका हूँ। तो दिस इज नॉट माय एजेंडा कि मैं आपको पूरा मतलब पोलर रेक्टेंगुलर समझाते बैठूँ।
यस, इतना तो आप भी समझ सकते हो, इसमें कोई बड़ी बात नहीं बेटा। ओके, होपफुली समझ में आ रहा होगा। और इसको सॉल्व करने के और भी मेथड है, बट ठीक है, इतना कैलकुलेशन यहाँ पर मैं समझाते नहीं बेटा। चलो, अब इस क्वेश्चन को भी हम करेंगे सॉल्व, जो अभी हमारे पास है। अब इस क्वेश्चन को मैं पूरा सॉल्व नहीं करूंगा। उन्होंने क्या बोला है कि इफ, मतलब ए की वैल्यू, मैं क्या करता हूँ, इसका थोड़ा सा थिकनेस छोटू करके इसका कलर चेंज कर लेता है। ए की वैल्यू दी है बेटा आपके पास 1 एट एन एंगल ऑफ 220 डिग्री, जो कि हमें भी पता है कि यही होती है ए की वैल्यू। देन इस समय आपके पास कौन सा रिलेशन सही है, तो आपको अगर कल का सेशन याद होगा तो मैंने आपको ये रिलेशन दिया था, 1 × a + a² = 0। ये एक रिलेशन मैंने आपको दिया था, राइट। अगर मैं सेम रिलेशन को a से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या ये इक्वेशन ऐसा नहीं बनेगा, a प्लस सभी इक्वेशन को a से मल्टीप्लाई करने से, तो ये a² + a³, तो ये भी आपके पास 0 मल्टीप्लाई विथ a, तो ये भी आपके पास 0 ही आ जाएगा, राइट। तो ये देखो, आप ऐसा भी लिख सकते हो a + a² + a³, ये भी आप 0 लिख सकते हो, राइट। तो कौन सा सेंटेंस सही है, तो आप क्या बोलोगे सर, इस हिसाब से आप ये अगर आप देख रहे होंगे तो ये वाला सेंटेंस आपके ऑप्शन में है छुपा हुआ। ये वाला सेंटेंस आपके ऑप्शन में छुपा हुआ है, और वो कहाँ पर है, तो देखो ये यहाँ पर है, ऑप्शन नंबर सी में। गॉट इट, समझे आप कि 1 + a + a² की वैल्यू 0 है, तो दिस वन इज अ करेक्ट वन। लेट्स सी दी नेक्स्ट थिंग, एंड इस क्वेश्चन का भी हम आंसर अभी देखेंगे कि क्या है। उन्होंने बोला है फाइंड द न्यूट्रल करंट इन द स्टार इन द स्टार न्यूट्रल ग्राउंडिंग फ्रॉम द गिवन अनसिमेट्रिकल कंपोनेंट। मतलब पहले तो आपके पास पॉजिटिव सीक्वेंस करंट दिया गया है, वो है आपके पास 5 एट एन एंगल ऑफ 0, और मैंने बोला है जहाँ पर एंगल 0 होता है तो वहाँ पर सीधा 5 एम्पियर या तो पर यूनिट बोल सकते हो। आई डोंट नो कि दिस एम्पियर और पर यूनिट, बट आप सपोज ऐसा समझ लो कि सपोज दिस इज माई IR1 5 है, और कभी भी यूनिट ना दिया जाए ना तो बेटा इसको पर यूनिट आप कंसिडर कर सकते हो। यस, तो ये पॉजिटिव सीक्वेंस करंट इतना है। यस, नेगेटिव सीक्वेंस करंट कितना दिया है, तो आर फेज का नेगेटिव सीक्वेंस आपके पास 2 एट एन एंगल ऑफ 90 डिग्री दिया है, और प्लस 90 डिग्री मतलब मैं इसको जे प्लस जे भी लिख सकता हूँ 2, क्योंकि ये 90 डिग्री का एंगल देगा। तो IR2, और ये क्या लिख सकता हूँ मैं, पर यूनिट। देखो मैं सभी चीज़ें भी यहाँ पर समझा देता हूँ, ऐसा नहीं कि मतलब बस आंसर दे दिया। तो इतना आपको निगेटिव सीक्वेंस करंट दिया गया, एंड देन उन्होंने बोला है कि आपके पास जो जीरो सीक्वेंस करंट है वो आपके पास 2 एट एन एंगल ऑफ 180 डिग्री है। अब इस 2 एट एन एंगल ऑफ 180 डिग्री को ही मैं ऐसा भी तो लिख सकता हूँ ना, -2, क्योंकि 180 डिग्री मतलब माइनस आ जाएगा पूरा पलट के, तो 0.2 पर यूनिट भी मैं इसको लिख सकता हूँ, राइट। अब देखो क्वेश्चन का आंसर लाना इज नॉट माई एजेंडा, नहीं तो ये सेकंड का क्वेश्चन था। तो देन उन्होंने पूछा है कि बता भाई न्यूट्रल करंट कितना रहेगा इस सिस्टम में। तो मैंने आपको एक चीज़ बोली थी ना बेटा कि न्यूट्रल करंट आपके पास 3 टाइम्स ऑफ दी जीरो सीक्वेंस करंट होती है। तो आप मुझे अगर बताना कि 3 × 0 सीक्वेंस करंट कितना है, तो 2, और एंगल कितना है सर 180 का, तो 2 × 3 इज अ 6। यस, एंड एंगल आपके पास 180 का रहेगा, तो दिस इज योर पर यूनिट आंसर। तो न्यूट्रल करंट इतना रहेगा। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में कोई भी बहुत बड़ा मतलब रॉकेट साइंस नहीं था, कोई भी बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं था, बहुत ही प्यार से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। ऑप्शन नंबर डी इज अ करेक्ट वन। यस, चलो आगे देख लेते हैं कि इस क्वेश्चन में है क्या, और क्या बोला गया था। करंट इन द न्यूट्रल टू ग्राउंड करेक्शन इज, न्यूट्रल टू ग्राउंड मतलब IN की वैल्यू दी गई कितनी, 12 एम्पियर। देन उन्होंने बोला कैलकुलेट द जीरो सीक्वेंस करंट कंपोनेंट ऑफ द ईच, अरे ईच फेज मतलब IR0 उन्होंने पूछा है, एक फेज में ये कितना रहेगा। अभी अभी हमने देखा क्या था रिलेशन, कि IN इज इक्वल टू 3 × IR0। तो IR0 जो कि आपको पता है वो कितना रहेगा, IN/3। तो आप कितना बोलोगे सर, 12/3, तो दैट मीन्स द 4 एम्पियर आप बोल सकते हो। अभी आप एम्पियर बोल सकते हो क्योंकि उन्होंने एक्चुअली एम्पियर में दिया था, राइट। और आप सभी को पता है कि सर जीरो सीक्वेंस कंपोनेंट सर मैग्नीट्यूड वाइज सेम होते हैं, मतलब IR0 इज इक्वल टू IY0 इज इक्वल टू IB0 हम लिख सकते हैं, और जिसकी वैल्यू हम बोल सकते हैं सर 4 एम्पियर। और उन्होंने पर फेज की बात की थी, मतलब हर एक फेज की। तो आपके पास आंसर बिल्कुल आ चुका है। तो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 4 एम्पियर। गेटिंग माई पॉइंट, यस। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या, और इस क्वेश्चन को भी देख लेते हैं क्या। यहाँ पर उन्होंने बोला कि सिमेट्रिकल फॉल्ट करंट आर रेस्ट्रिक्टेड बाय, सिमेट्रिकल फॉल्ट करंट किससे रेस्ट्रिक्ट होते हैं। तो सबसे पहले बताओ सिमेट्रिकल फॉल्ट करंट का इक्वेशन क्या है आपके पास, तो आप बोलोगे सर VTH डिवाइड बाय
पॉजिटिव सीक्वेंस इंपीडेंस, या फिर आप x1 बोल सकते हो। और ये मैं पीयू की बात कर रहा हूँ फॉल्ट करंट के। तो अगर मैं इंपीडेंस अगर बढ़ा दूँ पॉजिटिव सीक्वेंस इंपीडेंस, या फिर मैं बोलूँगा सिस्टम का इंपीडेंस, तो मेरा फॉल्ट करंट डिक्रीज होगा ना, रिस्ट्रिक्ट होगा, मतलब कम होगा। तो इसका मतलब इस क्वेश्चन का जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा आपके पास सिस्टम इंपीडेंस से आप फॉल्ट करंट को रिस्ट्रिक्ट कर सकते हो। यस, कुछ भी नहीं था इस क्वेश्चन में भी। क्वेश्चन को पूछने का तरीका अलग है। जो आप बोलते हैं ना व्हाट इज द यूज ऑफ सीरीज रिएक्टर, तो फॉल्ट सीरीज क्या बोलते हैं हम, फॉल्ट करंट को लिमिट करने का। अब उन्होंने इस क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा के पूछा, सेम ही क्वेश्चन है। तो सिस्टम इंपीडेंस से आप फॉल्ट करंट को रेस्ट्रिक्ट कर सकते हो। अब लिमिट की जगह पर उन्होंने रेस्ट्रिक्ट वर्ड यूज किया, और आप बोलते कुछ बहुत ही ज्यादा रॉकेट साइंस आ रहा है, कुछ भी नहीं, पेपर वैसे ही आते बेटा। लेट्स सी कि क्या चीजें बोली गई। यहाँ पर बोला गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज ट्रू फॉर द ट्रांसमिशन लाइन। ट्रांसमिशन लाइन के लिए कौन सा सेंटेंस ट्रू है? ट्रांसमिशन लाइन सीक्वेंस इंपेडेंस। तो यहाँ पर बहुत सारी ऑप्शन दिए कि पॉजिटिव सीक्वेंस एंड नेगेटिव सीक्वेंस इंपेडेंसेस आर सेम, पॉजिटिव सीक्वेंस एंड जीरो सीक्वेंस इंपेडेंसेस आर सेम, एंड ला ब्ला ब्ला ब्ला, बहुत सारी चीज़ें दी है। बट मैंने आपको एक चीज़ बोली थी कि ट्रांसमिशन लाइन में आपके पास एक चीज़ याद रखना कि जो पॉजिटिव सीक्वेंस इंपेडेंस एंड नेगेटिव सीक्वेंस इंपेडेंस वो सेम होते हैं, और जिसकी वैल्यू आपके पास ZS माइनस ZM होती थी, राइट ना? यस। एंड जो Z0 होता था आपके पास दैट विल बी ZS प्लस 2 × ZM होता है, राइट? मतलब ट्रांसमिशन लाइन में पॉजिटिव सीक्वेंस इंपेडेंस एंड निगेटिव सीक्वेंस इंपेडेंस इक्वल होते हैं। और यहाँ से मैंने कंक्लूजन भी दिया था कि पॉजिटिव सीक्वेंस इंपेडेंस इज इक्वल टू नेगेटिव सीक्वेंस इंपेडेंस एंड विच आर फार मच स्मॉलर देन जीरो सीक्वेंस इंपीडेंस होते हैं इन केस ऑफ ट्रांसमिशन लाइन। तो ये चीज़ मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। तो इस हिसाब से मैं क्या बोल सकता हूँ कि पॉजिटिव सीक्वेंस इंपीडेंस एंड नेगेटिव सीक्वेंस इंपीडेंस सेम होते हैं। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट वन। यस, लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। और उन्होंने क्या बोला गया है, तो जीरो सीक्वेंस करंट डज नॉट एग्जिस्ट। किसमें आपके पास जीरो सीक्वेंस करंट एग्जिस्ट नहीं होता? जहाँ पर ग्राउंड नहीं होगा, क्योंकि जीरो सीक्वेंस को क्या पसंद है, तो जीरो सीक्वेंस को ग्राउंड पसंद है। तो जहाँ पर ग्राउंड रहेगा वहाँ पर हर जगह पर जीरो सीक्वेंस रहेगा, मतलब यहाँ पर भी रहेगा, यहाँ पर भी रहेगा, एंड यहाँ पर नहीं रहेगा। मतलब वैसे आपने वो मतलब सीधा ज़्यादा जनरलाइज मत करना, क्योंकि यह ओनली पॉजिटिव सीक्वेंस कंपोनेंट होता है, राइट? तो देखो यहाँ पर तो ओनली पॉजिटिव सीक्वेंस है, ध्यान से देखना, ओनली पॉजिटिव सीक्वेंस। और यहाँ पर ग्राउंड है, यहाँ पर ग्राउंड है, तो इसकी वजह से जीरो सीक्वेंस कंपोनेंट आ ही जाएगा। बट यहाँ पर जीरो सीक्वेंस कंपोनेंट अब्सेंट रहेंगे, absent रहेंगे, और absent रहेंगे मतलब डज नॉट एग्जिस्ट रहेंगे। गेटिंग माय पॉइंट? तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है ऑप्शन नंबर बी इज अ बिल्कुल करेक्ट वन। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। और ये भी क्वेश्चन बहुत ही प्यारा सा नन्हा सा है। और क्या बोला है, क्या बोला गया है, ध्यान से देखना। यहाँ पर ये बोला गया इफ द फॉल्ट सीक्वेंस वोल्टेजेस, सॉरी, इफ ऑल द सीक्वेंस वोल्टेजेस एट द फॉल्ट पॉइंट इन अ पावर सिस्टम्स आर इक्वल, देन फॉल्ट कौन सा रहेगा? अब ये तो मैं पढ़ा चुका हूँ रे, ये चीज़ मैं आपको पढ़ा चुका हूँ कि सीक्वेंस वोल्टेजेस पॉजिटिव निगेटिव एंड जीरो सीक्वेंस वोल्टेजेस कौन से फॉल्ट में इक्वल होते हैं। तो ये ऐसे लिख के दिया था ना मैंने, VRI0 इज इक्वल टू VIR1 इज इक्वल टू VR2। ये सेंटेंस हम प्रूव कर चुके हैं। जिन्होंने थेरी सेशन देखा होगा तो मुझे बताओ ये मैंने कौन से वाले फॉल्ट में लिख के दिया था? तो ये लिख के दिया था मैंने LLG फॉल्ट में, राइट? LLG मतलब डबल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट में। तो इसका आंसर जो होगा आपके पास ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही था। इसको हम प्रूव भी कर चुके हैं, थेरी वाले सेशन में। लाइटली मत लेना बेटा, EAC में आया हुआ क्वेश्चन है, राइट ना? यस। नेक्स्ट चीज देख लेते हैं यहाँ पर, और एक चीज हमने यहाँ पर देखी है, और ये क्या है, सीक्वेंस कंपोनेंट ऑफ द फॉल्ट करंट आर, पॉजिटिव सीक्वेंस करंट इतना है, नेगेटिव इतना है, एंड जीरो सीक्वेंस इतना है, देन कौन सा वाला टाइप ऑफ फॉल्ट करंट है, राइट ना? तो सबसे पहले तो मैं क्या करता हूँ, करंट को लिख लेता हूँ। पॉजिटिव सीक्वेंस करंट आपके पास J2.5 है, निगेटिव सीक्वेंस करंट आपके पास -J1.5 है, एंड आपके पास जीरो सीक्वेंस करंट आपके पास -J1 पर यूनिट है। और मैं अगर आपको बता दूं तो इन सबका एडिशन अगर आप करोगे तो I टोटल अगर आप करोगे मतलब I पॉजिटिव सीक्वेंस करंट प्लस I निगेटिव सीक्वेंस करंट प्लस I जीरो सीक्वेंस करंट, ये अगर हमारा जीरो आएगा तो, और ये जीरो ही आ रहा है अगर आप कंक्लूजन करोगे तो, ये अगर जीरो आता है और ये हमारे कौन से वाले फॉल्ट में मैंने आपको कंक्लूजन दिया था, कंक्लूजन मतलब आपको प्रूव करके दिया था कि KCL लगा अप्लाई किया था हमने, I पॉजिटिव इज इक्वल टू I नेगेटिव इज इक्वल टू I जीरो। तो ये भी हमारे पास लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट में हुआ था। यस, ये भी हमारे पास कौन से वाले फॉल्ट में होता है बेटा? यस, ये भी हमारे पास लाइन टू ग्राउंड वाले फॉल्ट में हुआ था। अब मतलब इस क्वेश्चन का जो सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर
बी इज अ करेक्ट वन, सॉरी सी इज अ करेक्ट वन, डबल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट। नेक्स्ट चीज देख लेते हैं, और ये भी शायद से बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन में भी कुछ भी नहीं। पैरामीटर ऑफ द ट्रांसपोर्ट ओवर हेड ट्रांसमिशन लाइन उसका सेल्फ रिएक्टेंस कितना है? 0.8, मतलब एक्सेस की वैल्यू दी है उन्होंने 0.4 ओहम पर किलोमीटर पर फेज, नहीं सॉरी, यहाँ पर किलोमीटर दिया है, पर किलोमीटर। एंड म्यूचुअल रिएक्टेंस मतलब एक्सएम की वैल्यू कितनी दी है आपके पास? 0.1 ओहम पर किलोमीटर। एंड देन उन्होंने बोला कि पॉजिटिव एंड जीरो सीक्वेंस रिएक्टेंस कितने रहेंगे। तो व्हाट इज द पॉजिटिव सीक्वेंस रिएक्टेंस बेटा? उसको हमने ये लिखा था ना कि जेडीएस माइनस जेडीएम, और जेडीएस माइनस एक्स मतलब एक्सएस माइनस एक्सएम में लिख सकता हूँ। और एक्सएस की वैल्यू कितनी है? तो 0.4 माइनस 0.1 करेंगे तो कितना हो जाएगा? तो आप बोलोगे सर 0.3। क्या लिखोगे आप? ओहम पर किलोमीटर आप लिख सकते हो। कौन? सर पॉजिटिव सीक्वेंस इम्पीडेंस, राइट ना? यस। और देखो आपको क्या पूछा गया था कि बताओ भाई पॉजिटिव सीक्वेंस एंड जीरो सीक्वेंस। अब ये अगर आपको सपोज निगेटिव भी पूछा जाता ना, तो आपको पता ना कि पॉजिटिव एंड निगेटिव सीक्वेंस इम्पीडेंस आर द सेम इन केस ऑफ ट्रांसमिशन लाइन। मतलब आपको यहाँ इसका भी आंसर आप लिख सकते हैं 0.3 ओहम पर किलोमीटर, राइट? यस। और आपको जीरो सीक्वेंस पूछा गया, तो जीरो सीक्वेंस का क्या फॉर्मूला था? तो वो था आपके पास फॉर्मूला, अगर आपको याद होगा तो जेडियस प्लस टू इंटू जेडियम, या फिर आप बोलोगे एक्सेस प्लस टू इंटू एक्सएम, राइट? आर को निगलेक्ट कर दिया आपने। तो एक्सेस की वैल्यू कितनी थी रे? 0.4 प्लस टू इंटू 0.1। तो इफ यू सॉल्व इट यू विल गेट द 0.6, राइट? क्या? ओहम पर किलोमीटर। तो इस हिसाब से आप क्या बोलोगे? सर पॉजिटिव सीक्वेंस ये यहाँ पर है, निगेटिव सीक्वेंस जीरो सीक्वेंस सर ये यहाँ पर है। तो इस हिसाब से आपका जो आंसर है ऑप्शन नंबर डी इज अ करेक्ट वन। और ये रिस्पेक्टिवली बहुत इंपॉर्टेंट है। रिस्पेक्ट को इतनी रिस्पेक्ट देनी है कि आप जितना रिस्पेक्ट किसी को नहीं देते हो, क्योंकि ये आपकी, अगर आप इसको रिस्पेक्ट नहीं दोगे ना तो आपका आंसर गलत आ जाएगा, राइट ना? मतलब पहले पॉजिटिव को देखना है, पहला पॉजिटिव का आंसर देखना है, देन नेगेटिव का, सॉरी जीरो सीक्वेंस का देखना है। तो पहले पॉजिटिव में आपको आंसर देना 0.3 एंड उसके बाद 6। क्योंकि अगर आप सपोज गलती जब इसको अपोजिट करते तो आपका आंसर वेट भी कर रहा होगा, शायद से इसमें नहीं है बट वेट करेगा एग्जाम। यस, आपका ट्रांसफर बना भी देगा बेटा इस तरह के क्वेश्चन। अब ये भी क्वेश्चन मैंने इसलिए रखा है ताकि आपको ये चीज़ समझ में आएगी कि एग्जाम ना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं फ्रेम करते, बेसिक बेसिक चीज़ें। ये एक डायग्राम दी गई है और इस यहाँ पर पूछा कि बताओ ये कौन सा फॉल्ट है। तीनों के तीनों फेज आपके पास ग्राउंड से कनेक्टेड है, तो क्या ना इसे दिस इज अ सिमेट्रिकल फॉल्ट। क्योंकि सिमेट्रिकल फॉल्ट में दो तरीके के फॉल्ट होते हैं, ट्रिपल लाइन फॉल्ट और एक होता है ट्रिपल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट। तो फिलहाल अभी हमारे पास ये क्वेश्चन सिमेट्रिकल में ट्रिपल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट है, तीनों के तीनों शॉर्ट होकर ग्राउंड से कनेक्टेड है, राइट? ये क्वेश्चन बच्चों वाला था। यस, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, और यहाँ पर भी हम क्वेश्चन को देख लेते हैं। इन अ थ्री फेज कैलकुलेशन, सॉरी, इन अ फॉल्ट कैलकुलेशन ऑफ थ्री फेज सिस्टम डैश डैश इज अ शंट टाइप ऑफ फॉल्ट विच इज कंसिडर इन अ सिमेट्रिकल फॉल्ट। कौन सा ऐसा शंट टाइप का फॉल्ट है जो सिमेट्रिकल में हम कंसिडर कर लेते हैं? सिमेट्रिकल फॉल्ट में हम कंसिडर कर लेते हैं, लाइटली मत लेना, ये भी एई में आया हुआ क्वेश्चन है। सिमेट्रिकल में मैंने बोला था कि दो तरीके के फॉल्ट होते हैं, एक ट्रिपल लाइन डेड शॉर्ट सर्किट फॉल्ट, और दूसरा होता है आपके पास ट्रिपल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर रहेगा थ्री फेज फॉल्ट, इसको ओवरऑली हम बोलते हैं कि थ्री फेज फॉल्ट बोला जाता है बेटा। ओके, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर रहेगा थ्री फेज फॉल्ट। ये भी बच्चों वाला क्वेश्चन था। यस, चलो नेक्स्ट। अब इस क्वेश्चन को मैं आपके लिए रखता हूँ, कैसे सॉल्व करना है। यहाँ पर कुछ नहीं बेटा, आपको एक फेजर दिया गया 1 - a² मतलब अल्फा दिया गया बेसिकली, और यहाँ पर अल्फा मतलब ए बोल दो इसको, ठीक है? तो इसकी वैल्यू क्या रहेगी आपको पूछी गई है। तो बस मुझे बताना कि ए की वैल्यू कितनी है। तो 1 एट एन एंगल ऑफ 120 डिग्री, या फिर हम लिखते हैं 0.5 प्लस जे 0.8666 हम लिख सकते हैं। यस, एंड ए स्क्वायर को हम क्या लिखते रहे? तो -0.5 माइनस जे 0.8666, करेक्ट ना? यही चीज़ हम लिखते हैं, नहीं लिखते? यस, आई थिंक सो। ए स्क्वायर एक सेकेंड, मैं अभी कैलसी पर कर लेता हूँ। ए स्क्वायर, ए स्क्वायर का अभी यस कर लेते हैं। कैलसी कहाँ पर है मेरी? ए स्क्वायर ना, तो इसका पोलर क्या था? इसका पोलर में लिख लेता हूँ यहाँ पर प्लस या माइनस 1 एट एन एंगल ऑफ 240 डिग्री। तो इसको कैलसी पर मैं कन्वर्ट कर लेता हूँ, शिफ्ट दबाकर पोलर टू करेंगे हम। कैसे करते हैं? अभी मुझे कैलसी भी नहीं यूज़ करनी आ रही।
यस, ये देख लेना बेटा, अभी मुझे ख्याल से भी नहीं याद है यार, मैं टाइम पास नहीं कर रहा हूँ। ओके ठीक है, जो भी मैं अभी पोलर की बात कर रहा हूँ। चलो, तो वन एट एंगल ऑफ 240 डिग्री। अब रेक्टेंगुलर में एक तो प्लस माइनस कुछ तो था, ठीक है। अब ये वाली वैल्यूज बस यहाँ पर पुट कर देना, ए स्क्वायर की ये वाली वैल्यू यहाँ पर पुट कर देना बेटा, ये की वैल्यू यहाँ पर पुट कर देना, जो भी आंसर आपका आएगा बस पुट करना ही। और ये मैं आपको बता दूं, ये क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में आता है, लिसन केयरफुली जो मैं बताता हूँ ना, कि क्वेश्चन कौन से छोड़ने हैं। आप बोलते ना सर, ये देखो ये क्वेश्चन तो बनाने वाला बना भी लेगा, बट इसमें मुझे बताओ कैलकुलेशन का थोड़ा सा डिफिकल्टीज है कि नहीं है। तो ऐसे क्वेश्चन को आपको थोड़ी देर के लिए रुक के रखना है। तो दिस इज अ सेकेंड अटेम्प्ट वाला क्वेश्चन जो मैं बोलता हूँ ना, फर्स्ट ट्राई में इस तरीके की क्वेश्चन ट्राई मत करना बेटा। फर्स्ट ट्राई में इस तरीके के क्वेश्चन ट्राई नहीं करना है, इसमें आपको छोड़ देना है। इसको आप जब टाइम मिलेगा तब देखना, टेस्ट सीरीज में जब ऐसा क्वेश्चन आएगा तो इसको छोड़ देना है। एंड रियल एग्जाम में भी अगर आपके पास समय नहीं तो आप इसको छोड़ सकते हो। अब यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है कि फॉल्ट ऑकर इन आर फेस, सॉलिडली ग्राउंडेड है भाई आपके पास, देन बताना कि फॉल्ट करंट इन R1 एंड द न्यूट्रल करंट कितना रहेगा। तो यस, तो R1 को 2 मिनट के लिए छोड़ दो। उससे पहले उन्होंने बोला कि बेटा सॉलिडली ग्राउंडेड, मतलब मुझे बताओ जेडीएन की वैल्यू कितनी रहेगी, जीरो रहेगी कि नहीं रहेगी। अगर जेडीएन की वैल्यू जीरो रहेगी बेटा, तो 3 इंटू जेडीएन, ये जो फैक्टर है इसकी वैल्यू कितनी रहेगी। तो आप बोलोगे सर ये भी हमारे पास जीरो ही रहेगी। यस, गेटिंग माई पॉइंट। अब यहाँ पर उन्होंने फॉल्ट करंट इन ओनली आर फेस पूछा है, ओनली आर फेस, तो इसीलिए उन्होंने थ्री फेज की बात नहीं की है, मतलब टोटल फॉल्ट करंट नहीं पूछा। अगर आपको फॉल्ट करंट पूछा जाता टोटल पर यूनिट में, तो आप क्या लिखते हैं सर, 3 इंटू VTH डिवाइड बाय Z1 प्लस Z2 प्लस Z0 प्लस 3 इंटू ZN लिखते हो ना आप, ये चीज़ पता है, राइट। गेटिंग माई पॉइंट, 3 इंटू ZN लिखते हो। अब इसमें ये चीज़ आपके पास जीरो है बच्चा, ये चीज़ जीरो है। एंड उन्होंने बस ओनली आर फेज के लिए पूछा है, तो आर फेज मतलब एक फेज के लिए पूछा है। तो अगर मैं यही चीज़ अगर यहाँ पर बता दूँ, तो फॉल्ट करंट इन ओनली आर फेज अगर मैं लिखूंगा तो मतलब एक ही फेज की बात करूंगा, तो यहाँ पर क्या मैं ऐसे नहीं लिखूंगा कि VTH ओनली वन फेज के लिए, तो 3 से मल्टीप्लाइंग करेंगे Z1 प्लस Z2 एंड Z0। क्या ये इक्वेशन सही नहीं है बताओ। अब बहुत सारे लोग मैंने यहाँ पर देख चुका हूँ ना, कि वो क्या करते पता है, यहाँ पर 3 मल्टीप्लाई करने लगते हैं, उनको लगता है कि 3 मिसिंग है, बट 3 मिसिंग नहीं बेटा, यहाँ पर आपका कंसेप्ट मिसिंग है। कंसेप्ट मिसिंग है कि आपको पर फेज की बात की है, फुल टोटल फॉल्ट करंट नहीं पूछा। फुल अगर पूछता तो 3 मल्टीप्लाई होता है, एक फेज के लिए अगर बोल रहा है तो भाई यहाँ पर ओनली VTH रहेगा। एंड नॉट न्यूट्रल करंट तो भाई आपके पास इसमें कोई चेंजेस नहीं होंगे, क्योंकि न्यूट्रल करंट तो आपके पास क्या होता है, 3 इंटू IR0 ही होता है, राइट। तो इस हिसाब से आपका जो सही आंसर अभी होगा इस क्वेश्चन में, वो रहेगा आपके पास ऑप्शन नंबर सी। और होपफुली ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। और मैं मानता हूँ कि, बताओ कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने इस क्वेश्चन में यहाँ पर 3 लगाया था, कमेंट कर सकते हो आप। अभी मैं तो ये कमेंट शायद से ना देख पाऊँ, क्योंकि ये सेशन रिकॉर्डेड है, सो बट कमेंट करते रहना, अगर आपने देखा होगा तो यहाँ पर 3 लगा के दिया होगा किसी किसी टीचर ने भी, और शायद से आपने भी खुद से लगाया होगा। गेटिंग माई पॉइंट। तो इसका आंसर ऑप्शन सी है। चलो, अब ये भी क्वेश्चन बच्चों वाला क्वेश्चन है, बट मतलब ये ऐसा गेट में आया हुआ क्वेश्चन है शायद से। और उन्होंने बोला है पॉजिटिव सीक्वेंस एंड जीरो सीक्वेंस इंपेडेंस ऑफ द जनरेटर आर x1 x2 एंड रिस्पेक्टिवली, द न्यूट्रल इज ग्राउंडेड थ्रू द xn, देन सिंगल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट इज मोर सिवियर देन द थ्री फेज फॉल्ट। ओके ठीक है, अब उन्होंने बोला कि सिंगल फेज टू ग्राउंड फॉल्ट मोर सिवियर है आपके पास किससे, फॉल्ट करंट इन थ्री फेज। ओके, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, ऐसा उन्होंने बोला। अब ये कब होगा, जब उन्होंने न्यूट्रल ग्राउंडिंग की। अब ये ऐसी चीजें मतलब बेसिकली उन्होंने इसको कम किया होगा ना, अब ये फॉल्ट करंट कम किया होगा किससे, तो उन्होंने ये भी बोला है कि उन्होंने रिएक्टेंस लगाया सर, न्यूट्रल रिएक्टेंस लगाया, तब जाकर ये ऐसी चीजें हुई। तो कौन सा रिलेशन आपके लिए सही रहेगा। तो अब कुछ नहीं करना आपको, सिंगल फेज के लिए आपको इक्वेशन पता था कि VTH अपॉन पॉजिटिव सीक्वेंस इंपिडेंस होता है, या फिर मैं इसको अभी x1 लिखता हूँ, क्योंकि रिएक्टेंसेस दिए गए हैं, तो मैं इसको x1 लिखूं। एंड इसके लिए टोटल क्या होता है, तो V1 क्या लिख रहा हूँ भाई, VTH अपॉन x1 प्लस x2 प्लस x0 प्लस 3 इंटू xn लिख सकता हूँ ना, क्योंकि न्यूट्रल ग्राउंडिंग है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसमें बेटा कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि दिस इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। यस, दिस इज ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अभी इसका क्वेश्चन आंसर मुझे आपने देना है। यस, इस क्वेश्चन का आंसर आपने मुझे देना है, क्या आएगा। चलो सॉल्व कर लेते हैं। यस, अब देखो ये VTH गेट कैंसल आउट, तो इससे इक्वेशन क्या बनेगा, तो x1
क्रॉस भी कर रहा हूँ मैं या नहीं? नहीं, चलो एक स्टेप मैं बढ़ा ही लेता हूँ, नहीं तो आप बोलोगे सर क्या ही कर रहे हो, हमें नहीं समझ में आ रहा सर। 1/x1 इज इक्व टू 3/x1 प्लस x2 प्लस x0 प्लस 3 × xn, ये चीज़ हो जाएगा। बस मैथमेटिक्स है तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, x1 प्लस x2 प्लस x0 प्लस 3 × xn इज इक्वल टू 3 × x1 आ जाएगा। गेटिंग माई पॉइंट? यस। अब ये उधर जाकर माइनस हो जाएगा तो क्या x2 प्लस x0 प्लस 3 × xn इज इक्वल टू 2 × x1 नहीं लिख सकता। आई एम सॉरी, दिस इज नॉट इक्वल टू, आई एम सॉरी बच्चा, इक्वल टू नहीं, यहाँ पर ग्रेटर बोला था ना, तो ये बड़ा रहेगा, तो इसका मतलब ये बड़ा रहेगा, ये बड़ा तो ये साइन बड़ा, राइट ना? यस। इस हिसाब से एक्स एन इज इक्वल टू चीज़ें देखनी है तो ये सब चीज़ें उधर जाकर माइनस हो जाएंगी। यस। अब ये चीज़ें उधर जाकर माइनस हो जाएंगे और यहाँ पर ऑप्शन में कहीं पर भी x2 नहीं दिख रहा। अब x2 नहीं दिख रहा तो इसका मतलब उन्होंने क्या किया रहेगा? यस, उन्होंने ये चीज़ की रहेंगे कि भाई जनरेटर में नॉर्मली आपके पास x1 एंड x2 हमारे पास इक्वल होते हैं, x1 एंड x2 हमारे पास इक्वल होते हैं, दोनों को इक्वल कराकर उन्होंने ऐसा किया होगा क्या कि सर 3Zn इज ग्रेटर देन है बेसिकली 2x1 माइनस, अभी देखो इस x2 को उन्होंने x1 लेकर माइनस x0 किया होगा कि नहीं किया होगा, राइट? यस, समझ में आई ये बात? तो 3xn इज सॉरी xn इज ग्रेटर देन 1/3, 1/3 क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता? देखो ये 2x1 से में से x1 बचेगा और यहाँ पर क्या बचेगा आपके पास? सिंपली 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 x0। तो इस हिसाब से आपका जो सही आंसर होगा वो क्या रहेगा? यस, तो इस हिसाब से बच्चा आपका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी है। गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? समझे कि नहीं समझे? यस। अब ये कंसेप्ट शायद इससे आपको ना समझ में आए, बट इतना ज़रूर याद रखना कि जब आपके पास शंट फॉल्ट होता है बेटा तो उसका बेसिक कैरेक्टरिस्टिक है कि वहाँ पर करंट इंक्रीज हो जाता है। यस। एंड आपके पास रिडक्शन इन फ्रीक्वेंसी एंड पावर फैक्टर, ये दो चीज़ें आपके पास कम हो जाती है। अब इसके पीछे आपके पास एक कंसेप्ट होता है दैट इज नथिंग बट अ लोड इंक्रोचमेंट। तो ये कंसेप्ट कभी अगर मुझे टाइम मिला तो मैं आपको बताऊंगा, बट ये क्वेश्चन मैं छोड़ना नहीं चाहता था इसलिए रखा है। तो जब फॉल्ट होता है ना बेटा तो ये चीज़ याद रखना, ये इसके पीछे कंसेप्ट है लोड इंक्रोचमेंट। जब फॉल्ट होगा तब आपके पास फॉल्ट करंट बढ़ता है और उस केस पर आपके पास बेटा कॉस ऑफ फाई घटता है, पावर फैक्टर घटता है, एंड आपके पास फ्रीक्वेंसी भी घटती है। तो ये चीज़ याद रखना, ये दिस इज अ कंसेप्ट ऑफ लोड एंकरेजमेंट। ओके, ये मैं चीज़ आपको कभी टाइम मिला पावर सिस्टम में तो मैं आपको पढ़ा दूंगा, या फिर जिसके पास मेरे नोट्स होंगे बेसिकली जो मैंने पेड बैचेस पढ़ाई हुई है तो उनके पास शायद से ये इसका थ्योरी मिल जाएगा कि व्हाट इज मीन बाय द लोड इंकरेजमेंट। ओके, तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन। लेट्स सी कि नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है क्या। तो उन्होंने बोला कि विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ फॉल्ट जीरो सीक्वेंस करंट आर absent। मैंने बोला ना कि जीरो सीक्वेंस करंट किसको पसंद है? जीरो सीक्वेंस करंट कहाँ पर होता है? जहाँ पर ग्राउंड होता है। अब यहाँ पर ध्यान से सुनना बच्चा, यहाँ पर ऑप्शन रहेगा ना, ग्राउंड है ही नहीं। वैसे तो इसमें ध्यान से देखना, यहाँ पर ट्रिपल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट में ओनली ओनली पॉजिटिव सीक्वेंस कंपोनेंट होते हैं बच्चा, पॉजिटिव सीक्वेंस कंपोनेंट होते हैं किसमें? सिंगल थ्री फेज फॉल्ट में। बट इसमें आपके पास absent रहेगा कौन? जीरो सीक्वेंस कंपोनेंट। यस, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, लाइफ टाइम का भी भूलना मत। जैसे बेबी को बेस पसंद है वैसे जीरो सीक्वेंस को ग्राउंड पसंद है। ये अगर कंसेप्ट समझ ली तो आपको समझ जाओगे, राइट ना? जीरो सीक्वेंस, सीक्वेंस कौन? करंट आपके पास absent होगा बच्चा, absent या फिर डज नॉट एग्जिस्ट, जो भी जो पूछना है पूछ लो, राइट ना? तो इसका जो सही आंसर है हमारे बच्चे देंगे ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट। लेट्स सी दी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, और ये भी क्वेश्चन मैंने आपको पढ़ाया हुआ है कि बोला था कहीं बताओ कि कंप्लीट प्रोटेक्शन अगर आप थ्री फेज सिस्टम के लिए देना चाहते हो तो आप हाउ मेनी फेजेस एंड अर्थ फॉल्ट रिलेज आर रिक्वायर्ड रखेंगे वहाँ पर। तो मैंने आपको बोला था दो ओवर करंट लिखते हैं एंड आपके पास एक अर्थ फॉल्ट रिले लगता है। ये चीज़ मैंने आपको बोली बोली है बच्चा। तो दो ओवर करंट रिले मतलब दो फेजेस एंड वन अर्थ फॉल्ट करंट आपके पास, अर्थ फॉल्ट रिले आपको लगेगा बेसिकली। मिनिमम चीज़ें, मिनिमम रिले रिक्वायर्ड, रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीट प्रोटेक्शन, कंप्लीट प्रोटेक्शन। ये चीज़ मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। अब यहाँ पर मुझे कोई दिमाग ना खाए सर कैसे बता दिया, क्योंकि ये थ्योरी में मैं चीज़ें पढ़ा चुका। चलो
नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि क्या है यहाँ पर। उन्होंने बोला है कि इफ द पॉजिटिव नेगेटिव एंड जीरो सीक्वेंस इम्पीडेंस रिएक्टेंस और एलिमेंट आर शोइन बिलो, सपोज दिए गए आपके पास 0.3 0.3 एंड 0.8 देन रिस्पेक्टिवली, देन आपके पास एलिमेंट क्या होगा। तो आपको मैंने बोला था ऐसा एक एलिमेंट हमारे पास जिसमें पॉजिटिव एंड नेगेटिव सीक्वेंस रिएक्टेंस इक्वल होते हैं एंड जो जीरो सीक्वेंस रिएक्टेंस है ये आपके पास फार मच ग्रेटर होता है आपके पास पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव सीक्वेंस रिएक्टेंस है। तो ये वाले भाई साहब कौन थे हमारे पास, तो ये थे हमारी बहुत ही प्यारी सी बहन हमारी ट्रांसमिशन लाइन, राइट ना, जिसके जिसके ऊपर हम हमारे पेट भर रहे हैं, मतलब पेट पाल रहे हैं। आप भी वैसे ही करोगे तो हमारा जो मेरा जो पेट पल रहा है बेटा, मेरा जो घर चल रहा है, तो बिकॉज ऑफ ड्यू टू HVDC ट्रांसमिशन लाइन की वजह से चल रहा है, तो आपका भी घर चलेगा। यस, तो ठीक है जो भी है, ये तो मजाक की बात हुई। मतलब x1 x2 इक्वल हो जाएंगे एंड जीरो सीक्वेंस रिएक्टेंस आपके पास बहुत ज़्यादा बड़े हो जाते हैं, दैट इज नथिंग बट योर ट्रांसमिशन लाइन, राइट ना। यस, फिर से एक बार बता देता हूँ, ये इक्वेशन याद रखना बेटा। पॉजिटिव निगेटिव इक्वल होते हैं किससे, एक्सएस माइनस एक्सएम, ये इंपॉर्टेंट है, हाँ रट लेना ये चीज़ें। एंड एक्स जीरो होता है आपके पास एक्सएस प्लस 2 × XM। यस, इसको मैं थ्योरी में भी पढ़ा चुका हूँ एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, गेट में कई बार इससे क्वेश्चन आए हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको मैं बताता हूँ, और ये सेम क्वेश्चन वैसा ही है, सेम क्वेश्चन वैसा ही है। अब ये क्वेश्चन मैं आपके लिए रखता हूँ, ये क्वेश्चन मैं आपके लिए रखता हूँ, किसके लिए, या फिर इसका आंसर आप मुझे देना। नहीं, मैं ही सॉल्व करते थे। चलो क्या बोला जनरेटर, 30 kVA 50 हर्ट्ज 50 हर्ट्ज से MU जनरेटर हैज द पॉजिटिव नेगेटिव एंड जीरो सीक्वेंस इंपेडेंस। सबसे पहले तो पॉजिटिव रिएक्टेंस कितना दिया गया, 0.25, निगेटिव कितना दिया गया, या शायद से मैं पूरा नहीं सॉल्व करूंगा इस क्वेश्चन को क्योंकि ऐसा क्वेश्चन मैं पढ़ा चुका हूँ। एंड आपके पास जो जीरो सीक्वेंस रिएक्टेंस है वो दिया गया है 0.05 पर यूनिट। एंड उन्होंने बोला द न्यूट्रल ऑफ द जनरेटर इज ग्राउंडेड विद द रिएक्टेंस सो दैट द फॉल्ट करंट ऑफ द bolted line to ground fault and that of the bolted three phase fault of the generators are equal। मतलब बेसिकली उन्होंने बोला है कि एक्सेंट लगाया गया है, कुछ ना कुछ तो लगाया गया है, सो दैट fault current of the single phase fault, bolted single phase fault and fault current in three phase fault ये आपके पास इक्वल हो जाए। तो मैंने बोला ना ये जाओगे तो आप तभी कर सकते हो जब आप ग्राउंडिंग करोगे, तो ग्राउंडिंग से ये जादू हो जाती है कि आप इस वाले IF को घटा सकते हो, थ्री फेज वाले फॉल्ट करंट को घटा सकते हो और उसको सिंगल फेज के बराबर ला सकते हो, राइट। तो इनके इक्वेशन को इक्वल करा देंगे, बाकी कुछ भी नहीं है। आपको बेसिकली एक्सएन ही पूछा है, एक्सएन कितना रहेगा एंड वैल्यू ऑफ न्यूट्रल ग्राउंडिंग रिएक्टेंस। और वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, इसको आपको ओहम में पूछा है, ओहम में पूछा है, ना कि पर यूनिट में। तो मेरा एक दोस्त था, उसका रैंक गेट में 169 था, बहुत अच्छा, IISc बैंगलोर से पास आउट है, मेरा बहुत ही होशियार दोस्त है। मतलब हम कॉलेज में सेम साथ में थे, बट मेरे तो वो आइडियल है बेसिकली। तो उनका रैंक गेट में 169 था। तो ये सेम क्वेश्चन गेट शायद से 19 या तो 20 में आया हुआ था, ऐसा ही क्वेश्चन उन्होंने, मैं हम हमारा जब डिस्कशन हुआ पेपर होने के बाद, तो उन्होंने देखो बहुत होशियार थे वो, बट उन्होंने ये ना एक्चुअल में एक्सेंट भी निकाला था, सेम ऐसा ही क्वेश्चन था, अगर किसी ने गेट दी रहेंगे तो एक्सेंट निकाला था, बट उसको ओहम में कन्वर्ट नहीं किया था, तो क्वेश्चन उनका गलत हुआ था। तो बहुत ज़्यादा मतलब डिप्रेशन में थे, उनका रैंक और भी ज़्यादा बढ़ जाता अगर वो 2.2 मतलब 2 मार्क्स का क्वेश्चन था, वो 2 मार्क्स मतलब गेट में बहुत ज़्यादा रैंक वैरी कराता। तो ये क्वेश्चन उनसे गलत हुआ था क्योंकि उन्होंने ओहम में नहीं लिया था, गेटिंग। चलो कोई दिक्कत नहीं, अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो दोनों फॉल्ट को इक्वल लेना है, तो आप क्या बोलोगे सर, VTH डिवाइड बाय Z1 करेंगे या फिर X1 करेंगे, चलता है, प्लस 3 × VTH डिवाइड बाय X1 प्लस X2 प्लस X0 प्लस 3 × XN करेंगे क्योंकि न्यूट्रल ग्राउंडिंग है। तो आप क्या बोलोगे सर, ये चीज़ें घट जाएंगी, और मैं अभी यहाँ पर सीधा सीधा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करता हूँ, तो कितना हो जाएगा, X1 प्लस X2 प्लस X0 प्लस 3 × XN इज इक्वल टू, मैं सीधा ही लिख दे रहा हूँ 3x1। तो यहाँ से मैं सीधा xn की वैल्यू निकालता, तो xn कितना आएगा, तो 3 × XN सीधा ही मैं बता दे रहा हूँ, डिवाइडेड बाय काय का डिवाइडेड बाई, डिवाइडेड नहीं आएगा ना, यस एक सेकेंड, ये 2 हो जाएगा, 2 × X1 माइनस X2 माइनस X0 और ये डिवाइड बाय 3 हो जाएगा। ये भी इक्वेशन आप सीधा याद रख सकते हो xn निकालने के लिए, पूरी वैल्यू पुट कर देना यहाँ पर जो भी है। तो 2x1 की वैल्यू देखो 0.25, x2 की वैल्यू आपके पास है 0.15, माइनस x3 की वैल्यू आप कर सकते हो 0.05,
डिवाइड बाय 3 कर सकते हो। अब मुझे बताना कि इसका आंसर क्या आएगा। यस, इसका आंसर आपके पास क्या आएगा, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 0.25 माइनस 0.15 माइनस 0.05, राइट, डिवाइड बाय 3 कर लोगे तो आपका जो आंसर आ रहा है बेटा वो आ रहा है 0.1 पर यूनिट। देखो एग्जाम में इसी तरीके की गलती उनसे हुई थी, पर यूनिट वाला ऑप्शन उनको मिला था, ऐसे ही मिला था, ऐसे उनको पर यूनिट का आंसर है ना वो मिला था। अब हम यूनिट पर ध्यान नहीं रखते क्योंकि ये तो पर यूनिट वाला करंट है और उन्होंने देखो उसके लिए ओहम कर दिया। तो ऑप्शन में हर जगह पर ओहम है, मतलब पर यूनिट का फिर से कन्वर्जन किस में किया उन्होंने, पर यूनिट क्वांटिटी का फिर से एक्चुअल क्वांटिटी में कन्वर्जन किया। तो आपको एक चीज़ पता होगी, अगर आप एक्स पर यूनिट एक्चुअल ओहम में निकालना चाहते हो तो आप क्या करते हो, एक्स पर यूनिट मल्टीप्लाई विथ वी ए बेस वोल्टेज का स्क्वायर डिवाइड बाय एम वी ए या तो के वी ए लिखता हूँ, राइट ना, यहाँ पर मैं लिखूंगा एम वी ए, राइट ना, ये हम फॉर्मूला यूज कर लेते हैं किसमें, ओहम टू सॉरी पर यूनिट टू ओहम। तो कुछ नहीं, यहाँ पर एक्स पर यूनिट की वैल्यू निकले थे 0.1, वोल्टेज कितना है बेटा 30, 30 ना, तो 30 मल्टीप्लाई बाय 30 करेंगे, राइट ना, मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁶ हो जाएगा क्योंकि स्क्वायर है तो, और ये मेगा है तो 50 इंटू 10⁻⁶ हो जाएगा। तो बताओ आप क्या बोलोगे, तो आप बोलोगे सर 10⁻⁶, 10⁻⁶ गेट कैंसल सर, ये 0 0 कट जाएगा और ये सर 6 टाइम्स यहाँ पर आ जाएगा, और 6 मल्टीप्लाई बाय 3 इज 80, 18, ध्यान से सुनना, और ये 0.1 तो 1.8 ओहम आपका सही आंसर था। तो उन्होंने बस इतनी स्टेप नहीं की थी बेटा, इसीलिए उनका 169 जो रैंक है गेट में, वो मतलब जो कि हो सकता था 150 भी आ सकता था या फिर 140 भी हो सकता था, तो ये रैंक उनका बहुत ज़्यादा ज़्यादा चला गया। एंड डेफिनेटली इज इन आई, मतलब अभी तो IISc बैंगलोर से पास आउट होकर टेक्सास इंस्ट्रूमेंट में बहुत अच्छा पैकेज है उनका, अच्छा काम कर रहे हैं, राइट ना, बहुत होशियार है, मतलब पर्सनली मैं उनको बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ उनकी। यस जो भी है, तो इसका जो सही आंसर है, तो ऐसी गलती आप ना करना बेटा, 1.8 वो हम, यस गेटिंग माई पॉइंट, यस ठीक है। अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन को मैं अभी शॉर्टकट ट्रिक से बताऊंगा क्योंकि ये शॉर्टकट ट्रिक मैंने आपको बताई हुई। क्या बोला है, क्या बोला है पढ़ो तो, क्या उन्होंने बोला कि 5 अल्टरनेटर दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल टू द बस बार के लिए पैरेलल में। तो सबसे पहले 5 अल्टरनेटर है, ओके, उनके कनेक्शन कैसे बेटा, पैरेलल में है, राइट। और उन्होंने बोला कि ईच अल्टरनेटर आपके पास 5 MVA का है, वोल्टेज दिया गया, उनका रिएक्टेंस इतना इतना है। देन उन्होंने बोला कि डिटरमाइन द शॉर्ट सर्किट लेवल ऑफ द बस बार पर शॉर्ट सर्किट लेवल कितनी रहेंगे। तो मैंने बोला था कि आप एक अल्टरनेटर का MVA शॉर्ट सर्किट निकाल सकते हो, एक का कितना आएगा पहले का, तो पहले का देख सकते हो सर 5, या देखो ओरिजिनल रिएक्टेंस डिवाइड बाय, सॉरी ऐसा आप निकाल सकते हो, शॉर्ट सर्किट रिएक्टेंस क्या होता है, जो भी बेस है, तो MVA बेस इंडिविजुअल का निकालना होता है, ये शॉर्टकट चीज़ मैंने बताई थी। एक का आप इंडिविजुअल का बेस निकाल लेना, परसेंटेज रिएक्टेंस से उसको डिवाइड कर देना, या फिर मैं बोलूँगा PU से, तो कितना आ जाएगा, तो 5 डिवाइड बाई 0.25, तो कितना आ जाएगा रही, तो 5 डिवाइड बाई 0.25 करोगे तो ये 20 हो जाएगा, 20 MVA इसकी शॉर्ट सर्किट पहले की हो जाएगी, राइट ना। अब उन्होंने क्या बोला ध्यान से देखना, ये अल्टरनेटर पैरेलल में कनेक्टेड है, ये सभी उनके MVA में पैरेलल में लूंगा। एक का देखना, ऐसे 5 है ना, ध्यान से सुनना बेटा, अल्टरनेटर ऐसे पैरेलल में कनेक्टेड है 5। और मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, एक एक चीज़ मैंने बताई थी कि यहाँ से अगर सपोज एक पैरेलल में है ना, तो ध्यान से सुनना, अब सबकी वैल्यू उतनी ही है, तो मतलब एक का जब हमने निकाला 20 है तो इसका भी तो 20 ही होगा, इसका भी तो 20 ही होगा, इसका भी तो 20 ही होगा, इसका भी तो 20 होगा, और इसका भी तो 20 होगा। और ये कनेक्शन कैसे, पैरेलल में। और मैंने बोला था कि MVA के में जब आप शॉर्ट सर्किट निकालते हो तो पैरेलल में जब अल्टरनेटर कनेक्टेड रहेंगे तो उनके हम एडिशन लेंगे। तो मतलब ओवरऑल MVA याद रखना, ओवरऑल टोटल MVA शॉर्ट सर्किट जो आएगा वो आप क्या करोगे सर, एडिशन लोगे, तो 20 + 20 + 20 + 20 और ये +20, राइट ना। तो ये आपके पास हो जाएगा बेटा 100 MVA, या फिर 5 मल्टीप्लाई बाई 20 भी आप कर सकते हो, तो सीधा सीधा ये आ जाएगा। एंड आई होप मतलब आप भरोसा करोगे कि नहीं करोगे बेटा, बट इसी तरीके का ये सेम ऐसा ही क्वेश्चन महा ट्रांसको में आया था हमारे टाइम में, महा ट्रांसको, ओके AE में आया हुआ क्वेश्चन, इसलिए मैं बोलता हूँ कि यूथ के क्वेश्चन आए थे,
मैं हमेशा बोलता हूँ ना कि जब भी कोई क्वेश्चन आता है ना, मैं हमेशा बोलता हूँ कि यूथ क्वेश्चन को क्यों सॉल्व करना है, क्योंकि यूथ के सिमिलर क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलते हैं। इसलिए यूथ पब्लिकेशन बुक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है आपकी प्रिपरेशन के लिए, और आप इसको लाइटली लेते हो। सर गलतियाँ, अरे बेटा गलतियाँ थोड़ी बहुत है, बट बुक बहुत बढ़िया है। यस ना, यस। चलो अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है क्या। यहाँ पर बोला गया है कि पॉजिटिव सीक्वेंस करंट ऑफ द ट्रांसमिशन लाइन इज। यस, पॉजिटिव सीक्वेंस करंट क्या होता है आपके पास, या फिर मैं बोलूँगा इम्पीडेंस ट्रांसमिशन लाइन किसके इक्वल होता है। तो आप बोलोगे सर ये इतनी तो बात पता है सर हमें कि सर कंपोनेंट, सर पॉजिटिव सीक्वेंस कंपोनेंट इज इक्वल टू निगेटिव सीक्वेंस कंपोनेंट होता है सर किसमें, ट्रांसमिशन लाइन, राइट ना। तो इसलिए मैं ऐसा भी बोल सकता हूँ ना, पॉजिटिव सीक्वेंस करंट हमका निगेटिव सीक्वेंस करंट के भी बराबर हो सकता है। गेटिंग माई पॉइंट, समझे कि नहीं समझे, समझ में आना चाहिए ना। यस। तो आप क्या बोलोगे, इस क्वेश्चन का जो आंसर है इक्वल टू द नेगेटिव सीक्वेंस करंट, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एंड ये क्वेश्चन क्या बोला गया है, जनरेटर हैज द फॉलोइंग पर यूनिट कांस्टेंट। जनरेटर ओके ओके सॉलिडली ग्राउंडेड दिया गया है, जेडीएन दिया गया है। रेशियो ऑफ द फॉल्ट करंट टू द थ्री फेज फॉल्ट शॉर्ट सर्किट, ओके ओके कुछ भी नहीं। और देखो इस क्वेश्चन में मैं आपको बता दूं, चलो मैं पढ़ा के बता दूं, नहीं तो आप बोलोगे सर कुछ भी नहीं। एक थ्री फेज एम वी ए के 100 MVA 11 kV का जनरेटर है, और उसके पर यूनिट कांस्टेंट दिए गए हैं, जिसमें आप उन्होंने बोला है कि सॉलिडली ग्राउंडेड है। सबसे पहले तो सिस्टम कैसी है, सॉलिडली ग्राउंडेड। अब जैसे न्यूट्रल सॉलिडली ग्राउंडेड रहेगा बेटा, तो इस बात को ध्यान रखना कि सर आपको जेडीएन जीरो दिया गया। जेडीएन कितना दिया गया बेटा, जीरो दिया गया है। इसका मतलब 3 × जेडीएन का जो टर्म होता है वो भी हम जीरो ले सकते हैं। तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। तो ठीक है, हम आई करंट निकाल लेते हैं भाई। फॉल्ट रेशियो निकालना है आपको, फॉल्ट करंट ऑफ द थ्री फेज टू दी फॉल्ट करंट ऑफ द सिंगल फेज का, इसका आपको रेशियो निकालना है। बेसिकली ये कितना रहेगा, ओके ये कितना रहेगा ये आपको पूछा गया। तो मुझे एक चीज़ बताना कि आई फॉल्ट करंट ऑफ द थ्री फेज का क्या फॉर्मूला था। यस, तो अब बच्चा बच्चा बोलेगा सर 3 VTH डिवाइड बाय Z1 प्लस Z2 प्लस Z0 प्लस 3 × ZN, ये फॉर्मूला होता था, करेक्ट। अब मुझे बताना कि ये चीज़ तो हमें पता चल चुकी है सर, ये जीरो है। इसका मतलब हम इस इक्वेशन को क्या बोल सकते हैं, 3 VTH। अब VTH की वैल्यू कुछ भी नहीं, मतलब हम ले सकते, तो क्या ना, राइट। दिस इज माई x1 प्लस x2 प्लस x0, राइट। अब अगर मैं यहाँ पर लेके आऊँ तो 3 × 1 डिवाइडेड बाय x1 कितना है, तो दैट वुड बी 0.15 ओहम में है, तो इसको ठीक है ओहम में रख देता है, कोई दिक्कत नहीं। प्लस x2 भी उतना ही है 0.15, राइट। बट यहाँ पर ध्यान देना बेटा, ये एक चीज़ आपको दी गई है, दैट इज 3 × xn इज इक्वल टू 0.15। तो आपको xn चाहिए, x0 चाहिए ना, जो कि आपके पास 3 से डिवाइड करोगे तो 0.05 हो जाएगा। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पर वैल्यू कितनी बन जाएगी, 0.5। आप सीधा सीधा ये वाली वैल्यू पुट कर लेते बच्चे, जो कि आपको नहीं चाहिए, जो कि आपको नहीं चाहिए। गेटिंग माई पॉइंट और नॉट। अरे समझे कि नहीं समझे, बोलो बोलो। यस, ये चीज़ समझ में आनी चाहिए जो मैं अभी यहाँ पर आपको बता रहा हूँ। ओके ओके बेटा, कोई दिक्कत इसमें नहीं ना, ठीक है। अब हम देख लेते कोई और भी चीज़। ओके, कोई और भी चीज़ें हम देख लेते हैं, इसको हम सॉल्व करेंगे। बेसिकली कितना आ जाएगा, 3 डिवाइड बाय ये 0.3 प्लस 0.05। तो इसको हम सॉल्व कर ले, कितना हो जाएगा, 3 डिवाइडेड बाय 0.05 प्लस 0.05 प्लस 0.05। तो ये आ रहा है आपके पास 8.57 सपोज पर यूनिट। चलो इतना पर यूनिट है। अब वैसे आपके पास सिंगल फेज टू ग्राउंड वाला करंट निकाल लेते हैं, जो कि VTH अपॉन ओनली Z1 लिख सकते हैं, तो 1/Z1, Z1 मतलब 0.15, राइट। तो इसको अगर मैं सॉल्व करूंगा 0.15 का इनवर्स करूंगा मैं, तो दैट विल बी 6.6667 जो भी रहेगा पर यूनिट सपोज। तो इन दोनों का ही रेशियो पूछा है, तो आप क्या बोलोगे सर, 8.57 डिवाइड बाई 6.666,
कर लोगे आप तो इसका इनवर्स मल्टीप्लाई बाय 8.57 करेंगे तो ये आपके पास आंसर बन जाएगा। यस, ऑप्शन में नहीं मैच हो रहा है क्या? ऑप्शन में नहीं मैच हो रहा है ये, क्यों भाई, क्यों नहीं मैच हो रहा है? ये 3 ही था ना। लेट मी क्रॉस चेक बेसिकली, क्योंकि आंसर में मैच नहीं हो रहा है। तो कितना है ये? 8.57, 8.57 डिवाइड बाई 0, 6.666 करेंगे तो 1.2 आ रहा है। ऑप्शन में कहीं पर भी नहीं मैच हो रहा है, तो कुछ गलती की है क्या मैंने? कुछ गलती की है क्या? लेट मी चेक कि यहाँ पर कैलकुलेशन एक बार फिर से देख लेता हूँ। 0.3 डिवाइड बाय 0.3 प्लस 0.05, ठीक है। तो ये 0.5, अरे ये गलत कर दिया मैंने बेटा। इसकी वैल्यू कितनी है? 0.566 है। मैंने कुछ तो अलग ही लिया था, राइट ना? यस। अब इसको हम यहाँ पर रख देते हैं। 0.566 डिवाइडेड बाय 6.6667, राइट, डिवाइडेड बाय किससे ये रेशो पूछा है? डेड शॉर्ट सर्किट टू दैट ऑफ द फॉल्ट नियरली, ओके। जो कितना बोला है? 6.6667। फिर से आंसर नहीं मैच हो रहा है। what happened basically? what happened basically? 1 डिवाइड बाई 0.15, 6.66, ये भी तो सही है, बिल्कुल सही है। क्यों नहीं आ रहा? 0.5666 मल्टीप्लाई बाई 0.15। कुछ तो गड़बड़ी हो रही है क्या? कुछ तो गड़बड़ी हो रही है क्या? मेरे हिसाब से तो नहीं होनी चाहिए भाई, मेरे हिसाब से तो नहीं होनी चाहिए, कुछ गड़बड़ी हो रही है। लेट मी चेक, लेट मी चेक, लेट मी चेक। ये भी तो बिल्कुल सही है। रेशो ऐसा ही पूछा है ना। एक सेकंड में उसको फिर से एक बार कर लेता हूँ। 3 डिवाइडेड बाय 0.15 प्लस 0.15 प्लस 0.05। यस, यहाँ तक तो बात क्लियर। यस, यहाँ तक तो बात क्लियर है। क्यों, क्या हो रहा है भाई साहब? 0.15, क्या हो रहा है भाई साहब? तो 1.2 आ रहा है आंसर। क्यों गलत आ रहा है? आई डोंट नो क्यों गलत आ रहा है। 3 डिवाइड बाय 0.3 प्लस 0.005, ये कर लोगे तो 0.855 डिवाइड बाई 0.15 कर लेते हैं, या फिर मैं इसको बोलूँगा कि मल्टीप्लाई भी 0.15 कर लेते हैं तो 1.2 आ रहा है। आई डोंट नो व्हाट हैपन बेसिकली, कि क्यों गलत आ रहा है। एक सेकंड, एक बार फिर से देख लेते हैं कुछ गलती हुई है क्या, कुछ गलती हुई है क्या। जितना तो मुझे लग रहा है कि इस क्वेश्चन में कुछ था ही नहीं है। तो कैन आई राइट लाइक दिस, आई फेज ऑफ द थ्री फेज इज इक्वल टू 3, इसको इसकी वैल्यू तो 1 ही होगी, डिवाइड बाय x1 प्लस x2 प्लस x0 कर लेते हैं। ठीक है, इसको मैं ऐसे रहने देता हूँ 2 मिनट के लिए। एंड जो हमें पता है कि आई ऑफ सिंगल फेज की मैं बात कर रहा हूँ, फॉल्ट करंट ऑफ द आई सिंगल फेज, तो VTH मतलब 1/x1, ऐसा भी मैं कर सकता हूँ। चलो, तो सिंगल फेज, सॉरी, आई थ्री फेज रेशियो ही पूछा है ना, द रेशियो ऑफ द फॉल्ट करंट टू द थ्री फेज टू द डेड शॉर्ट सर्किट टू द ड्यू टू द फॉल्ट करंट सिंगल लाइन टू ग्राउंड, मतलब यही पूछा है बेसिकली, यही तो पूछा है। तो सिंगल फेज का कितनी वैल्यू है? तो ये 3 डिवाइडेड बाय किससे किसका रेशियो पूछा है, यही समझ में नहीं आ रहा मेरे को तो अभी। द रेशियो ऑफ द फॉल्ट करंट ड्यू टू द फेज डेड शॉर्ट टू द ड्यू टू द नियरली, यही तो पूछा है। x1 प्लस x2 प्लस x0, ये 3 फेज रहेगा, एंड उसके डिवाइडेड में क्या आ जाएगा? 1/x1 आ जाएगा। तो इसको ये 3 इंटू x1 डिवाइड बाय
x1 प्लस x2 प्लस x0। चलो मैं इसको सॉल्व ही कर लेता हूँ। तो ये 3 इंटू x1 कितना है भाई, तो 0.15 डिवाइड बाय z1 की वैल्यू कितनी है, तो 0.15 प्लस 0.15 प्लस 0.05 आना चाहिए। अब अगर नहीं आएगा तो मेरे हिसाब से ऑप्शन में फिर तो कोई दिक्कत रहेगी, या फिर मैं क्वेश्चन को थोड़ा सा मिस प्रेडिक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, 0.15 डिवाइडेड बाय 0.15 प्लस 0.15 प्लस 0.05। यस, तो ये तो बन रहा है 1.285 पर यूनिट। ठीक है, अब मैं एक बार इसका रेशो लेके देखता हूँ। अरे उन्होंने एक्चुअली पता है ये रेशो इस क्वेश्चन में फ्रेमिंग करते वक्त गलत बात की है। एक्चुअली जो आंसर दिया है ऑप्शन नंबर सी मैच हो रहा है, बट वो जो मैच हो रहा है वो इससे मैच नहीं हो रहा है। एक्चुअल में ये जो क्वेश्चन मैच हो, आंसर जो मैच हो रहा है ना आपका, इससे मैच हो रहा है। सिंगल फेस टू फॉल्ट करंट ऑफ ड्यू टू थ्री फेज, तो इसका आंसर आपके पास 0.7777 के पर यूनिट के बराबर आ रहा है। रेसिप्रोकल लो के इसका था, राइट। बट इस क्वेश्चन में जितना मैं पढ़ पा रहा हूँ, तो रेशियो ऑफ उन्होंने बोला फॉल्ट करंट ड्यू टू थ्री फेज टू दैट ऑफ द फॉल्ट करंट। ओके ओके ओके, ये करेक्ट 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 करेक्ट, क्वेश्चन को मैं मिस प्रेडिक्ट किया। देखो यहाँ पर कि उन्होंने बोला कि आपके पास रेशियो क्या रहेगा, ऐसा उन्होंने बोला बेसिकली थ्री फेज सिंगल फेज का आपका जो फॉल्ट करंट है ना, वो कितना टाइम्स आपके पास रहेगा आई थ्री फेज के। तो बेसिकली उन्होंने इस एक्स की वैल्यू पूछी, इस एक्स की वैल्यू पूछी। बेसिकली मैं यहाँ पर गलत प्रेडिक्ट था, तो इस एक्स की वैल्यू हम ऐसे निकाल सकते हैं, इसको न्यूमरेटर में रखेंगे, देन इसको इसके डिनोमिनेटर में ले जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट वन। यस बेटा, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट वन। ओके फाइन, तो अब हम देखेंगे। ओके, अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या, और यहाँ पर देख बोला गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फॉल्ट ऑकर्स मोर फ्रीक्वेंट इन अ पावर सिस्टम। पावर सिस्टम में सबसे ज़्यादा ऑकर होने वाला कौन सा फॉल्ट है, तो दैट इज नथिंग बट योर सिंगल फेज टू ग्राउंड फॉल्ट। और ईएससी में आया हुआ क्वेश्चन है। इंजीनियरिंग सर्विसेज अगर इतना आसान क्वेश्चन पूछ रही है, तो बताओ कि ऐसे कौन सी एग्जाम है जो कि इंजीनियरिंग सर्विसेज से भी ऊपर है। तो अगर ये एग्जाम ऐसे बेसिक क्वेश्चन पर डिमांड करती है, तो आपकी एग्जाम भी आपके तरीके के बेसिक क्वेश्चन पूछ सकती है, राइट। आगे क्या बोला गया है, फॉर विच इज जीरो सीक्वेंस करंट इफ द ट्रांसफार्मर आर कनेक्टेड बाय। किस में आपके पास जीरो सीक्वेंस करंट रहेगा, तो मैंने बोला था कि जीरो सीक्वेंस करंट को क्या पसंद है, ग्राउंड पसंद है। तो जहां पर ग्राउंड देखने को मिलेगा वहां पर लिखे ना स्टार डेल्टा, ग्राउंड नहीं है, डेल्टा स्टार ग्राउंड नहीं है, ग्राउंड नहीं ग्राउंड नहीं ग्राउंड नहीं। यहाँ पर बोला है एक साइड डेल्टा एक साइड स्टार है विथ न्यूट्रल ग्राउंडेड, तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट वन। यस, चलो थोड़े से बस एक दो क्वेश्चन ही बाकी है हमारे, देन हमारा सेशन खत्म हो जाएगा। क्या बोला है, द सीक्वेंस नेटवर्क ऑफ द थ्री फेज टू ग्राउंड फॉल्ट। थ्री फेज टू ग्राउंड फॉल्ट में आपके पास सीक्वेंस नेटवर्क्स कैसे कनेक्टेड होते हैं। थ्री फेज टू ग्राउंड फॉल्ट में आपके पास सीक्वेंस नेटवर्क कैसे कनेक्टेड होते हैं, तो वो आपके पास पॉजिटिव सीक्वेंस इंपीडेंस इन सीरीज विद द वोल्टेज सोर्स होता है। मतलब ये इसमें बस पॉजिटिव सीक्वेंस इंपीडेंस होता है, क्योंकि ये किस तरीके का फॉल्ट है, तो ये सिमेट्रिकल वाला फॉल्ट है बेटा, सिमेट्रिकल फॉल्ट है। और सिमेट्रिकल फॉल्ट में ओनली ओनली पॉजिटिव सीक्वेंसेस होते हैं, पॉजिटिव सीक्वेंस आपके पास होता है। तो पॉजिटिव सीक्वेंस में आपके पास नेटवर्क किससे बनेगा, इट विल बी लाइक दिस, द पॉजिटिव सीक्वेंस सर्क्यूट विल बी लाइक दिस। और यहाँ पर आपके पास क्या हो जाएगा, इस तरीके से आपके पास फॉल्ट हो जाएगा। गेटिंग माई पॉइंट, ये पॉजिटिव सीक्वेंस है तो यहाँ पर VTH होगा Z1, और यहाँ से आपके पास पॉजिटिव सीक्वेंस करंट जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए आपके पास रहेगा, इन पॉजिटिव सीक्वेंस इम्पीडेंस इन सीरीज विद द वोल्टेज सोर्स। गेटिंग माय पॉइंट, तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट वन। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। और बहुत ही मतलब बहुत ज़्यादा क्वेश्चन लिया मैंने। इन अ ट्रांसमिशन लाइन देयर इज द जीरो फ्लो ऑफ जीरो सीक्वेंस करंट व्हेन। जीरो सीक्वेंस करंट आपके पास कब रहेगा ट्रांसमिशन लाइन में। यस, जब मैंने आपको बोला था कि लाइन टू लाइन फॉल्ट होगा, डबल लाइन में ग्राउंड नहीं है ना, तो ग्राउंड नहीं, मतलब इसका जो आंसर होगा सही, तो आपके पास ऑप्शन नंबर बी सही रहेगा, राइट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अरे होते हैं कि नहीं खत्म, होने चाहिए बेटा। जीरो सीक्वेंस करंट ऑफ द जनरेटर इन लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट आपके पास इतना इतना दिया गया है, देन उन्होंने बोला कि करंट थ्रू द न्यूट्रल ड्यूरिंग द फॉल्ट, राइट।
तो न्यूट्रल करंट का क्या फॉर्मूला था रे बेटा, 3 × IR0 होता है, राइट ना। यस, तो उन्होंने देखो 3 × 0 सीक्वेंस कंपोनेंट आपके पास दिया गया है J2.4, राइट ना। इसको मल्टीप्लाई करो तो मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, 4 दूने 8 और ये 12, 24, कहाँ गया, एक सेकेंड, कुछ गलत कर दिया क्या मैंने, 4 × 12, ये कैरी और ये 6 और 7, राइट ना। तो 7.2 से आना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर डी इज अ करेक्ट वन। जस्ट मल्टीप्लीकेशन करना था, 3 मल्टीप्लाई बाय समथिंग समथिंग। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन को शायद से अभी मैं सॉल्व नहीं करूंगा। यस, यस, मैं सॉल्व नहीं करूंगा, और ये क्वेश्चन मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, ये क्वेश्चन मैं आपके लिए पढ़ा चुका हूँ। इस क्वेश्चन का आंसर हम ला भी चुके हैं, इतना है कि ये क्वेश्चन रिपीटेड है बेसिकली। पहले तो आपके पास रिएक्टेंस कितना है, 5% का दिया गया है, एंड देन उन्होंने एक्सटर्नल रिएक्टेंस लगाया है सिस्टम में इन कनेक्टेड विद द सीरीज टू द 3 फेज रॉड नॉट एक्साइडिंग द 8 टाइम्स ऑफ द फुल लोड करंट। तो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन ए है। तो ये मैं आपके लिए होमवर्क के लिए रखता हूँ। चलो ये एक्चुअली सेशन टाइम लेगा, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि ये क्वेश्चन जो 40 क्वेश्चन सॉल्व किया है, तो ये होमवर्क के लिए क्वेश्चन है, तो इससे मिलता जुलता क्वेश्चन मैं आपके लिए सॉल्व कर चुका हूँ, राइट। इसका आंसर मुझे देना। फिर से एक क्वेश्चन पर आ चुके हैं हम, और वो है हमारे पास कि सीक्वेंस कंपोनेंट ऑफ द फॉल्ट करंट आपके पास दिया गया है पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो सीक्वेंस करंट। तो बताना है कि आपके पास फॉल्ट क्या रहेगा। यस, जब भी ऐसे सीक्वेंस करंट देता है ना, डायरेक्टली बेसिकली उनको ये देखना होता है कि क्या आप डबल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट में एक कंसेप्ट होता है कि अगर आप पॉजिटिव सीक्वेंस करंट प्लस निगेटिव सीक्वेंस करंट प्लस अगर जीरो सीक्वेंस करंट का एडिशन करते हो, ये जीरो आता है, तो किस में, डबल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट में अगर आता है, तो हम सीधा सीधा यहाँ से कंक्लूड कर सकते हैं कि वो फॉल्ट हमारे पास डबल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट है। तो एडिशन कर लेना, तो देखो पॉजिटिव 1.5 है, और ये निगेटिव में 0.5 और निगेटिव में -1, तो ये एक दूसरे को खा जाएंगे ना भाई, पूरे के पूरे, मतलब पूरा का ओवरऑल रिजल्ट आपके पास क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो अगर ओवरऑल रिजल्ट जीरो हो रहा है, मतलब केसीएल सेटिस्फाई हो रहा है, केसीएल सेटिस्फाई हो रहा है, मतलब वहाँ पर लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट हो रहा है, मतलब जे 0.0 नहीं भाई, जे 1.5 प्लस कितना बोलेंगे हम, -J0.5, ओके, प्लस -J1, इसका अगर सभी का एडिशन करेंगे तो आपके पास हो जाएगा जीरो, सेटिस्फाई हो रहा है, तो वो लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट, सॉरी डबल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट है वहाँ पर। यस, अब हम और एक क्वेश्चन देख लेते हैं, बहुत ही प्यारा सा नन्हा सा क्वेश्चन। सिंगल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट ऑकर्स मीन एनी ऑफ द फॉल्ट बिटवीन ऑफ द फेज एंड ग्राउंड। कोई भी एक फॉल्ट आपके पास फेज एंड ग्राउंड के बीच में कनेक्टेड होगा, तो उसे हम बोलते हैं सिंगल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट। अब इस क्वेश्चन को ध्यान से सुनना, उन्होंने देखो पहला ऑप्शन में दिया है कि आर फेज एंड ग्राउंड, ये भी देखो ये भी सिंगल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट है। दूसरे ऑप्शन में देखिए वाई फेज एंड ग्राउंड, ये भी सिंगल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट है। बी फेज एंड ग्राउंड, ये भी सिंगल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट है। मतलब ऑप्शन तो उन्होंने ऑल ऑफ द अबो नहीं दिया है, देन उसको ऑल ऑफ द अबो का, ऑल ऑफ द अबो देने का उन्होंने क्या किया है कि नया तरीका देखा, कि उन्होंने बोला कि आर वाई बी के जगह पर उन्होंने बोल दिया, ऑल की जगह पर बोल दिया एनी वन, कोई भी फेज ले लो, वो अगर ग्राउंड से कनेक्टेड होता है तो उसको बोलते हैं हम सिंगल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट। तो इसीलिए ये आंसर प्रेफरेबल है। ये भी आपके पास प्रेफरेबल, ये भी आंसर सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, बट इन तीनों आंसर को सही हम इस लास्ट वाले ऑप्शन में से ला सकते हैं। इसलिए जो आंसर है आपके पास ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट वन। यस, अब यहाँ तक अगर पहुँच चुके होंगे तो बहुत बढ़िया, क्योंकि आज हम लगभग 40 to 45 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। एंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग बेटा, अगर आपको मेरी मेहनत और मेरा पढ़ाया हुआ अगर चीज़ें पसंद आ रही है ना, तो आप मेरे लिए बस एक ही चीज़ कर सकते हो कि जो हमारा यूट्यूब चैनल है ना बेटा, इसको सब्सक्राइब कर दो, सो दैट इससे फ़ायदा आपका होगा कि जितने भी मैं सेशन लेता हूँ उसके सॉरी वो सेशन आप मिस ना करो, जितने भी इंपॉर्टेंट सेशन है। यस, नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा अगर आप सब्सक्राइब करके रखते हो। वेरी इंपॉर्टेंट अगेन कि जिन्होंने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है, तो चैनल को काइंडली ज्वाइन कर लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन साथ ही साथ कमेंट सेक्शन में मिल जाएंगे। क्यों? क्योंकि टेलीग्राम पर मिलते हैं आपको सभी सेशन के पीडीएफ, जितने भी मैं सेशन लेता हूँ उसको एक दिन के बाद मैं पीडीएफ अपलोड कर देता हूँ, तो टेलीग्राम पर आपको प्रीवियसली सभी सेशन के पीडीएफ मिल जाएंगे फाइल सेक्शन में, राइट। अगर सेशन अच्छा लगे तो आप लाइक कर सकते हो, कुछ सजेशन रहे तो आप कमेंट भी कर सकते हो, सेशन कैसे लगा ये भी आप कमेंट कर सकते हो, राइट। ओके, और अगर आपको कोई नया सेशन चाहिए तो वो भी आप कमेंट कर सकते हो, और अगर आपको थोड़ा सा भी लग रहा है कि सर ये सेशन हमारे दोस्तों के लिए हेल्पफुल हो सकता है, तो आप सेशन को शेयर भी कर सकते हो अपने दोस्तों के साथ। यस, और वेरी इंपॉर्टेंट थिंग अगेन कि आपकी एग्जाम तो हो चुकी है पोस्टपोन्ड, बट मेरी तरफ से तो आपको हमेशा क्या होते हैं, गुड विशेष होते हैं, राइट ना, क्योंकि आपका एग्जाम अच्छा जाए यही मैं चाहता हूँ। एंड हम सेशन को एंड करेंगे एक पॉजिटिव मतलब सेंटेंस के साथ, कि वो है कि सक्सेस
कि जब से सबसे खास बात ये है कि वो मेहनत करने वालों पर फिदा होती है। तो दिस इज़ अ पॉजिटिव बेसिकली लाइन जो मुझे अच्छी लगी थी, क्योंकि आप तक आप मतलब सेशन में बने रहे होंगे तो आपको कुछ ना कुछ तो पॉजिटिव चीज़ें देनी चाहिए ना। यस, क्योंकि आपका भी मतलब प्रिपरेशन अच्छा चलता रहे। तो हमेशा याद रखना, सक्सेस की जो सबसे खास बात है वो यही है कि जो मेहनत करता है ना उसके ऊपर ये सक्सेस फिदा होता है। तो अगर आप सच में शिद्दत के साथ मेहनत कर रहे हो तो आपको सक्सेस मिल ही जाएगा। राइट ना? यस। आप देख रहे होंगे कि सेशन लगभग रात के 11 बजे मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ। तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड मतलब सभी चीज़ें कर दो भाई, लोगों तक पहुँचा दो पूरा का पूरा। यस, हम जल्द ही मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। टिल देन टेक केयर एंड बाय एवरीवन।